तरीके से पहुंच रही है। आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सीखने में पूर्णतया व्यस्त हैं। ऑलराइट, सो अब हम करेंगे क्या, जिस टॉपिक का नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। एक बहुत ही सरल विषय है, सरल टॉपिक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाननी है, बहुत कुछ आप पहले से इसके बारे में जानते भी हो। क्लास 9th और 10th इसके बगैर कहाँ कोई पास होता है। हाँ जी, समझ में आई मेरी बात कि नहीं? ज़रा बताओ, मेरी आवाज़ मिल रही है क्या सभी को? मिल गई? ओके, थैंक यू थैंक यू। सो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस नामक एक चैप्टर है जिसकी शुरुआत की जाएगी और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के दिन एसएससी सीजीएल 2018 का रिजल्ट आया। आया कि नहीं आया? यस, हाँ जी। सो देखिए, रिजल्ट क्या है, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था मालूम है, बट स्टिल सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि व्हेन द रिजल्ट कम्स इट्स अ ग्रेट डे ऑफ इंस्पिरेशन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, फाइनली वो लिस्ट में जब उनका नाम आता है ना, तो एक अलग ही तरह का उत्साह और वो पॉइंट, वो मोमेंट बहुत बड़ा मोमेंट होता है। एवरी वन ऑफ यू इज़ फाइटिंग फॉर दैट मोमेंट, राइट? अंडरस्टैंड दिस कि वो पीडीएफ आएगी और उस पीडीएफ में आप सर्च करोगे, आपका नाम होगा या नहीं होगा। वही आपके लाइफ का कोर्स एक तरह से डिसाइड करता है कि आप किस तरफ जाओगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नौकरी ना लगना मतलब है लाइफ फेल्योर, नॉट एट ऑल, ठीक है। बट नौकरी लगने का मतलब ये होता है कि वो एक जो स्ट्रगल है सर्वाइवल का, वो एटलीस्ट उस पर विराम लग गया। सीजीएल में ठीक ठाक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, सर्वाइवल का ख्याल हो गया, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात हुई कि भाई लाइफ को कैसे लीड किया जाए कि एक फुलफिलिंग लाइफ हो। सबका अल्टीमेट एम है कि मेरी लाइफ फुलफिलिंग हो, दैट्स इट। टाइम सबके पास उतना ही है, लोग कुछ कुछ काम करते हैं। जैसे मैं ये काम करता हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है। आई लव टू टीच, आई लव टू टॉक टू द पीपल, आई लव टू मीट टू द पीपल। ये मेरा अपना कोर, मतलब इससे मज़ा आता है मुझे, ठीक है। लेकिन अब बताओ मुझे कि अगर मेरे पास जेब में 10 रुपये भी नहीं हो, मतलब मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? ठीक है, फंडामेंटल नीड ही मेरी पूरी नहीं हो रही है कि मेरे पास बेसिक खाने को पैसा नहीं है और सर के ऊपर छत नहीं है, ठीक से सोने को नहीं, मान लिया फुटपाथ पे सो रहा हूँ। तो होता क्या है कि फिर आप कहते ना कि बेसिक जो नीड्स हैं वही जब मीट नहीं होती हैं, देन लाइफ के फुलफिलमेंट की बात करना ही बेकार है, ठीक है। लेकिन जब बेसिक नीड्स मीट हो जाती हैं, जैसे किसी की कोई छोटी सी भी जॉब है जहां पर उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो कम से कम बेसिक नीड्स मीट हो गई। और जब बेसिक नीड्स मीट हो गई, तब बात आती है कि लाइफ को किस तरह से लीड किया जाए कि आप एक फुलफिलिंग लाइफ जी के जाओ, ठीक है। तो ये एक उस दिशा में एक प्रयास है जो आप लोग बहुत दिल से करिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगेन इट्स नॉट दैट बीइंग प्राउड दैट यू गॉट दिस रैंक एंड क्लियर द एग्जाम, ठीक है। प्राउड में कहीं ना कहीं अंदर एक ईगो होता है। तो आई सिंसियरली फील इट्स नॉट अबाउट ए मैटर ऑफ प्राउड और प्राइड और एनीथिंग, इट्स जस्ट सिंपली दैट कि आपने ज़िंदगी का एक कदम जो है ले लिया है, उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि आपकी लाइफ एक तरह से सर्वाइवल अब क्वेश्चन में नहीं है। सोशली लोग आपको थोड़ी सी वैल्यू देंगे, आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यू आर नाउ इन ए पोजिशन कि आप दूसरों को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी पोजीशन है, फिर एक अच्छा जीवन आप गुजार सकते हो एक सही सोच के साथ। तो दम लगा के मेहनत करिए, हार नहीं माननी है, लगे रहना है आपको। अल्टीमेटली ये एक तरह का युद्ध ही है, तो युद्ध आप लड़ रहे हो, लेकिन ये युद्ध आपका आपसे है। कितना बेहतर आप खुद को बना सकते हो, उसी पे लगे रहिए। कट ऑफ के नंबर देख के बहुत ज़्यादा दिल दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो वेरिएबल्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज़ है कि मैं अपने आप को कितना बेहतर तैयार कर लूँ, ताकि जब मैं एग्ज़ाम दूँ तो मैं अपना बेस्ट वर्जन बन के एग्ज़ाम दूँ। बस यही चाहिए, उसी पे तुम काम करते रहो, और जब तुम्हारी तैयारी का लेवल अच्छा होगा तो तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज जो एसएससी में है वो ये है, इनके जो एग्ज़ाम में डिले है ना यार, उसकी वजह से जो ये रिपीट कैंडिडेट्स हैं, दैट्स ए बिग इशू, दैट्स ए बिग इशू। बट स्टिल आई फील कि जैसे जिनको
अभी रिजल्ट आने का देखिए फ़ायदा ये होगा कि अभी जैसे सीजीएल टीयर 3 के मार्क्स आएंगे। अब इसमें ऐसा ज़रूर होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सीजीएल से 18 में क्लियर कर लिया, अच्छी रैंक ले ली, लेकिन अब वो सीजीएल 19 में भी उनकी रैंक्स होंगी टीयर 3 के स्कोर के हिसाब से। पर मैं वही बता रहा हूँ कि देखो जिसको जो चाहिए था अगर वो मिल गया है तो यूजली बहुत सारे लोग रीअपियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। ओके, क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा। जैसे लास्ट ईयर जो नमन थे ऑल इंडिया रैंक 2 इस साल थे वो, बट उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात कि नहीं? ही डिड नॉट अपियर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ही गेव टीयर 2, ही गेव टीयर 3, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। तो अब उसकी वजह से एक कैंडिडेट का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एक कैंडिडेट का फायदा हुआ किसी न किसी का। ठीक है, तो डीवी जो स्टेज है, मुझे लगता है कि जिनको रिजल्ट पहले आने का एटलीस्ट ये बेनिफिट है, अगर ये रिजल्ट को अटका देते ना तो फंस जाता मामला कि दोनों का डीवी कराते ही कराते फिर डुप्लीकेसी ज़्यादा होगी। अभी डुप्लीकेसी कम होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट आ गया है। तो जिनको जो चाहिए था अगर वो मिल रहा है तो डेफिनेटली वो डीवी स्टेज में शायद ना जाएं। कुछ लोग होंगे जो जाएंगे, बट उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो एनीवे दोबारा एग्जाम देते। ठीक है, तो ये ठीक है, बट स्टिल आई फील कि वेटिंग लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है इन एग्ज़ाम्स में, जिसमें इतना लंबा वेट होता है, इतना कुछ स्टेक पे होता है, इतना तैयारी करते हैं बच्चे। एक तमीज़ का वेटिंग लिस्ट भी निकालो ताकि जो सीटें लोग छोड़ें उस पर वेटिंग लिस्ट के थ्रू भी लोग आएँ। लेटेस्ट से कोई पोस्टल मतलब कोई बंदा सेलेक्ट हुआ, वो 2600 वाली ग्रेड पे गया, अब वो अगले साल एग्ज़ाम देके अपग्रेड करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना काइंड ऑफ, बट ज्वाइनिंग होने के पहले अगर ये चीज़ें होती हैं लेट से, तो यार वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इस बार फुल मार्क्स लाना होगा, नहीं तो सिलेक्शन मुश्किल है। देखिए ये सब बहुत फालतू की बातें, इन सब चीज़ों में मत जाओ। नंबरों के बारे में सोच के नंबर नहीं आएगा। ओके, क्लियर? नंबरों के बारे में सोच के नंबर नहीं आते हैं। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, अपने आप को जितना बेहतर बना सकते हो बनाते रहो। डीके यादव जी कह रहे हैं आज भी मैं ये देखता हूँ कि जो लोग रैंक लाते हैं बहुत इतने सैड हैं। आई थिंक जॉब सब कुछ नहीं होती। देखिए जॉब एक्चुअली में कुछ नहीं होती है। अल्टीमेटली इफ यू सी इट्स ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ नहीं है। एनी जॉब इज जस्ट ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बट द क्वेश्चन इज दैट विद द सर्वाइवल इफ इट कैन गिव यू कंफर्ट, ये आपको कंफर्ट भी दे देगा कि भाई गर्मी में तुम्हारे घर में एक एसी लगा हुआ है। यही फ़र्क होता है ना, कोई अगर 20,000 की नौकरी करता है तो वो शायद अपने घर में एसी नहीं लगा सकता है। कोई अगर 1 लाख रुपये महीने कमा रहा है तो वो अपने घर में एसी भी लगा लेगा, उसका बिजली का बिल भी भर लेगा। तो कहने का मतलब है ज़्यादा जब कंफर्ट आता है देन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, राइट? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो अगर आप की सोच जिस तरह से, उस तरह से आप लाइफ लीड करोगे। ठीक है, क्योंकि कई लोगों की एस्पिरेशंस इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो ज़िंदगी को कभी इंजॉय नहीं कर पाते, नेवर। वो हमेशा इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि भाई अब ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, होता नहीं कुछ ऐसा। ठीक है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट हैविंग ए गुड जॉब हैज़ एडवांटेज दैट ओके यू हैव बेसिक नीड्स मेट, यू कैन बाई ए कार, यू कैन, एंड दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। गर्मी में अगर आप गर्मी में तप रहे हो आज की डेट में, लेट से शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में हो, तुम दिल्ली जैसे शहर में हो, गर्मी बहुत खतरनाक होती है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और एक एसी लगा सकते हो तो ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। इट्स गुड। तो आई एम नॉट अगेंस्ट द कंफर्ट, बट इफ यू आर गेटिंग कंफर्ट यू शुड बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग। बट पीपल बिकम मोर, दे सफर मोर एंड मोर व्हेन दे अर्न मोर एंड मोर। तो ऐसा नहीं होगा आप लोगों के साथ, चिंता मत करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग लाइफ को कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, और अगर कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो आपके लाइफ का कंटेंट हमेशा बेहतर होगा। ठीक है, हाँ जी, 20,000 वाला लगा लेता है एसी, इंडिया में जुगाड़ है। दैट्स गुड यार, अमेजिंग। अशोक कह रहे हैं सॉरी टू आस्क दिस, व्हाई यू डिड नॉट टेक क्लासेस ऑन इंग्लिश मीडियम बैचेस सर? बच्चे नहीं आए अशोक। देखो भारत देश एक बहुत महान देश है, यहाँ प्राइस टैग इज एवरीथिंग, ये फैक्ट है। ओके, तो हुआ क्या कि जो हमने बोला था ना कि इंग्लिश मीडियम बैच में लूँगा, तो उसकी फ़ीस हमने ज़्यादा रखी। क्यों? बिकॉज देर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड फीस। आपको पता होगा कि लेट से मैं ये कमरा है, एक रूम है जहाँ मैंने स्टूडियो बनाया है ना, तो इस पर्टिकुलर रूम में एक पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है।
अब लेट से इतना बड़ा रूम मैं किराए पे लूँ रहने के लिए, अब इसमें मैं 5 लोग रहूँ या 2 लोग रहूँ या 1 लोग रहूँ, फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही जाएगी ना। ऐसे ही होता है कोर्स में, एक बेसिक फिक्स कॉस्ट सारे कोर्सेज में जाती है रन करने के लिए। तो उसके हिसाब से फीस हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो कम फीस वाले में ज़्यादा बच्चे आते हैं, ज़्यादा फीस वाले में, अब इंग्लिश मीडियम में उतने बच्चे नहीं जितने हिंदी मीडियम में हैं, तो हमने उसके हिसाब से फीस रखी थी अराउंड 6,000 रुपये, मुझे याद है। तो जो बच्चे थे जो इंग्लिश मीडियम जो कोर्स की डिमांड भी कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हमारे लिए 2,000 वाला ठीक है, हम इतनी हिंदी समझ लेते हैं। तो जब उन्होंने बोला कि वो इतनी हिंदी समझ लेते हैं, फिर मेरा तो पेन खत्म हो गया ना, फिर मैं तो खुश हो गया, फिर आओ उसी बैच में। ठीक है, तो अगर दोनों हिंदी वाले कोर्स और इंग्लिश वाले कोर्स की प्राइस अगर बराबर होती 6-6 हज़ार, तो लोग इंग्लिश वाला कोर्स लेते। लेकिन उनको दिखा रहे दूसरा 2,000 में, तो वो 4,000 रुपये बचा के ना हिंदी सीखने को तैयार है। तो ये अच्छी बात है मेरे लिए। ठीक है, बीटेक वाले स्टूडेंट टॉपर क्यों होते हैं? देखिए इसका मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है पहले। देखिए यूजुअली क्या होता है, देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको पता है हर चाइल्ड डिफरेंट होता है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट। आई विल टेक 5 more minutes then I'll start teaching. Every child is different, right? If we expect कि सचिन तेंदुलकर की मैथ इतनी अच्छी क्यों नहीं है, तो क्या ये हमारी प्रॉब्लम है कि नहीं है? ही इज ए ग्रेट क्रिकेटर, मच मोर सक्सेसफुल देन एनी मैथमेटिशियन में भी, है ना। मुझे पक्का सचिन तेंदुलकर से बहुत ज़्यादा मैथ्स आती है, बट इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल इम्पैक्ट, let's say Sachin want to initiate any campaign today, he will have massive support because he is having massive following. Getting my point or not? More people admire him than me, क्योंकि his area of functioning in cricket, he dominated across world, बहुत ही बड़ा बैट्समैन है, सब लोग उसको जानते हैं, ठीक है। बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि उनके अंदर कोई और स्किल थी, किसी के अंदर कोई और स्किल होती है। तो एवरी किड इज नॉट सेम, राइट? सबके दिमाग की वायरिंग थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है। तो कुछ लोग नेचुरली लॉजिकल सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट में कुछ लोग लॉजिकली ज़्यादा बेहतर सोचते हैं, दे थिंक मोर लॉजिकली। ये होता है, नेटिव भी कई लोगों के साथ ऐसा होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है। देन देर इज ए सेकेंड एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट ये होता है कि स्कूल में जो अध्यापक आपको मिलते हैं वो आपके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं मैथ्स इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है कि अगर बच्चों के अंदर शुरू से एक सही तरीके से इंटरेस्ट पैदा किया जाए, उनको सही तरीके से सिखाया जाए, तो हर बच्चा मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो सकता है। तो स्कूल में क्या होता है कि लेटेस्ट से किसी का दिमाग इतना लॉजिकली काम नहीं करता है, वो एक अलग दिशा में क्रिएटिव है, और हम उसको मैथ्स जब सिखा रहे हैं तो टीचर्स निकले बोरिंग, उन्हें सही से सिखाने से मतलब नहीं, तो लोगों का डिटैचमेंट हो जाता है, दे आर नॉट अटैच्ड टू द मैथ्स, उन्हें मार्क्स लाने से कोई मतलब नहीं है। अच्छी बात भी है भाई, जो जिनको मार्क्स लाना होता है वो जबरदस्ती पढ़ते रहते हैं, जिनको मार्क्स नहीं लाना है वो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अब यहां प्रॉब्लम यह है कि देखो सीजीएल में मैथ्स का एक बड़ा वेटेज है, 100 क्वेश्चन इन मेंस, 200 मार्क्स, प्रीलिम्स में 250 नंबर का है। तो बीटेक में कौन सा बच्चा जाता है जो यूजुअली मैथ्स में अच्छा होता है? बीटेक वही करता है ना जिसकी 12th में मैथ्स होती है, फिर वो मैथ्स में थोड़ा बेहतर है तभी वो 12th में मैथ्स लेके बैठा हुआ है, फिर वही जाके बीटेक करता है। तो क्वेश्चन इस बात का नहीं है कि ज़्यादा बीटेक के बच्चे क्यों हैं, ये वही बच्चे हैं जो मैथ्स में थोड़ा शुरू से ही ठीक ठाक रहे हैं, ये उन्हीं की लाइन है। और जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था उनकी लाइन अलग हो गई, वो उन्होंने बीए कर लिया। तो ये कहना कि बीटेक वाले बच्चे जो है ज़्यादा क्यों सिलेक्ट होते हैं, इसका कारण पीछे छुपा हुआ है कि जिनका मैथ की तरफ इंक्लिनेशन है वही बीटेक की तरफ आ रहे हैं। बीटेक में आपको वही बच्चे मिलेंगे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है। तो द क्वेश्चन इज यू गो बैक टू द 12th एंड 10th एंड यू सी, तो जो बच्चे बीए की तरफ जा रहे हैं यूजुअली मोस्टली वो बच्चे हैं जिनका मैथ्स में शुरू से इंटरेस्ट नहीं है। तो इट्स ए मैटर ऑफ इंटरेस्ट, इट्स ए मैटर ऑफ दैट ओके दे लैग्ड इन मैथ्स एंड दैट्स व्हाई दे वेंट इनटू ह्यूमैनिटी। क्लास 10th के बाद जिस बच्चे का मान लिया मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है वो ह्यूमैनिटी लेता है, वो भी इस एग्जाम में एक्सेल करता है, ऐसा नहीं है। तो सवाल यह है कि पुराना जो एक थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट है, एक तो आपको उसको यहां फाइट करना होता है। अगर आप वो फाइट करने को तैयार हो, थोड़ी ज्यादा मेहनत करने को तैयार हो, तो ऐसा नहीं है कि खाली बीटेक वाले ही इस एग्जाम में आगे बढ़ेंगे, आप भी बढ़ोगे। हाँ जी, क्लियर है नॉट? समझ में आई मेरी बात?
तो ये बहुत ज़्यादा तूल देने वाली बात नहीं कि बीटेक वाले ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि ये कहानी जो है पीछे छुपी हुई है। पूरा जो इवोल्यूशन है वो आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीटेक वाले ज़्यादा क्यों हैं। पर ऐसा नहीं है, बीए वाले भी बच्चे हैं, पर कई सारे लोग मुझे मिले हैं जो बीकॉम वाले हैं लेकिन उनकी 12th में मैथ्स थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अगर टॉप 100 उठा के देखोगे तो आपको मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के शायद आपको जिनकी 12th तक मैथ्स रही होगी, मैं बता रहा हूं आपको, मे बी यू विल फाइंड 80% ऑफ देम हैविंग सम रिलेशन टू द मैथ बैकग्राउंड। और जो आपको बाकी 20% लोग मिलेंगे वो डाइवर्स बैकग्राउंड के होंगे जिन्होंने शायद अपने आप को इंप्रूव करके निकाला होगा। तो क्वेश्चन देखो यही है कि भैया मैथ सही करो, ठीक है। अगर मैथ्स में कमजोरी है, क्योंकि इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कि किसी को एडवांटेज है कुछ खास। एनीबडी कैन बी एट पार इन इंग्लिश विद एवरीवन एल्स। जहाँ तक बात है मैथ्स की, मैथ्स क्रिएट्स ए डिफरेंस, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने उनको देखा है कि वो मैथ्स से डर खाते हैं, बहुत डरते हैं वो। उनको बोलो कि मैथ्स सीख सकते हो तो वो कहेंगे नहीं नहीं हमसे नहीं होगा मैथ। तो वो जो फियर फैक्टर है वो काफ़ी बड़ा है और उसका भी असर आपकी तैयारी में होता है कि आप हमेशा आपको लगता है कि आप मैथ्स नहीं सीख सकते हो। नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, देखो ये सारे टॉपिक्स विकी आपके कोर्स में अपलोड कर दिए गए हैं जो मैंने पढ़ाए थे, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, वो नेचुरल स्पीड से ही चलेंगी, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। सो the recording is already there except mensuration, everything is uploaded, you just go through it once, brush up the basics and give your exam, ठीक है। Ashok kare, but you started English medium batches a few months and I asked technical team I'll pay extra. Ashok, I'm not saying that there were no people, there were some of the students who were ready to pay extra amount, but most of them, we need certain numbers to carry out a batch, right? We could not get that number. I decided that if I will get 100 students, right, I'll start English medium batch, even at the loss. But we did not even get 100 students in that batch in pure English medium, mostly shifted to 2000 wala course. So there is no point that we carry out a batch. Okay, understand it please. But in future, for sure, I'll have some kind of courses, maybe perfectly recorded courses for English medium student that will be at par with the live classes. हाँ जी, ऐसा कुछ कर सकते हैं। चलो, तो अभी आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बढ़िया मन से तैयारी करिए, जस्ट ट्राई टू बी इन द लिस्ट एज सुन एज पॉसिबल। आपकी ज़िंदगी का हर साल बहुत कीमती है, इसको ज़ाया मत जाने दीजिए, ठीक है। और एक फोकस रह के आप पढ़ाई करो, ये दिन आपको बहुत याद आएंगे। मुझे लगता है तैयारी के दिन बहुत अच्छे होते हैं, रियली बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप यहाँ बहुत कुछ सीख रहे हो, है ना, बहुत कुछ सीख रहे हो। जीएस सीख रहे हो यार, कितने लोगों को जीएस में एबीसीडी नहीं पता है। मुझे खुद लगता था सिंगापुर इंडिया में, मेरा घर है उसके पास एक जगह, उसका नाम है पयागपुर। तो किसी ने बीटेक में पूछा सिंगापुर कहाँ है, मैंने कहा सिंगापुर इंडिया में, और लोग हंसने लगे मेरे ऊपर। ये था मेरे जीके का हाल। तो एटलीस्ट ना थोड़ा बहुत वाइड पढ़ने से जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बेसिक उतना जानना जरूरी है, एक अवेयर इंसान के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। चलो चलें, क्लास को शुरू करें। अब देखो, पहली बात, क्लास को शुरू करने के पहले आपको कुछ थियरी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले थोड़ी थियरी पढ़ाता हूं, बिकॉज उसके बगैर तो ऐसे कुछ शुरुआत होगी नहीं। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जिसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी, इसमें किस चीज की बात की जाती है? तो बेसिकली बोलते क्या है कि देखो, तुम बात करते हैं, लेट्स से यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, एक जनरल बात बोल रहा हूं, तुम यहां खड़े हो और यहां पर एक बड़ा सा अपार्टमेंट है, तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एक झोपड़े में रह रहे हो, झोपड़ा जानते हो ना, ठीक है, एक झोपड़े में तुम रह रहे हो, तुमने अपना झोपड़ा बना रखा है मान लिया, ठीक है, तैयारी करते 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 फ्रस्ट्रेट हो गए, पैसा रह नहीं गया, तो एक बड़ा सा अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट के पास एक तुमने अपना झोपड़ा बना लिया है। असली कारण ये नहीं है, एक्चुअली असली कारण कुछ और है कि इस अपार्टमेंट का जो 14वां माला है, 14th मंजिल है, वहां पर आपका क्रश रहता है, इट्स योर क्रश। तो तुम इस झोपड़े से तैयारी करते करते कई बार यहां देखते रहते हो कि कब वो बालकनी में आए और आपको थोड़ा सुकून मिले, ठीक है। तो यही है आपकी ऊंचाई और दूरी।
बट जब सवाल बनाए जाते हैं तो इस तरह से नहीं बोलते हैं। ऐसे बोले तो कितना मजा आए बताओ। वो ऐसे बोलेंगे बोरिंग तरीके से कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इतना है। ठीक है, टू बोरिंग ना, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, राइट। तो बेसिकली होता क्या है देखो, फिर कहते क्या है कि जब तुम देखोगे तो तुम्हारी आई लेवल से जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एलिवेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे ऊंचे। तो ऐसे जब तुम देख रहे हो ना, ऐसे ऊंचे, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। बिकॉज आप अपनी आंखों को ऐसे उठा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। क्लियर और नॉट? तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैं इसको लिख रहा हूं एंगल ऑफ एलिवेशन। सो यूजुअली जब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे ना, तो होगा क्या कि वो आपसे बोलेंगे कि आपके पास ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और कहेंगे कि देखो यहां पर आप किसी टावर के टॉप को देख रहे हो और टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो लेट्स से थीटा है। तो सिंपल सी बात ये है कि ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो जो आदमी है इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, होगी कि नहीं होगी, राइट। इट इज हैविंग सर्टेन हाइट। तो कई बार ऐसा भी होगा, या तो हमें आदमी की ये हाइट दी जाए, ठीक है, अगर हाइट, क्योंकि यहां से होगा क्या, देखो आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस टावर की ऊंचाई चाहिए फॉर एग्जांपल लेट्स से, तो अब टावर की अगर आपको ऊंचाई निकालनी है तो एक तो आपको ये लेंथ चाहिए, साथ ही साथ आपको ये चाहिए कि जब आप देख रहे थे तो इसके ऊपर भी कुछ हाइट बचेगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना ऐसा बोल देते हैं कि इन दोनों को हम पॉइंट की तरह एज्यूम करेंगे कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द टावर इज द टॉप पॉइंट, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर थीटा है। अब अगर मैं आपको कुछ भी दे दूं, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ये दूरी मेरी h है, टावर की हाइट h है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, जो फुट ऑफ द टावर है, और इस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, h cot थीटा हो जाएगी। दिस दूरी इज h cot थीटा। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? टावर, कितने लोग ऐसे टावर की तरफ जाके देखते हैं कि उनको कोई लड़की दिख जाएगी? बहुत देखे मैंने ऐसे लड़कों को, उनकी उम्मीदों का जो घड़ा है वो भरता ही नहीं कभी। ठीक है, कहीं भी उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, सपना ऐसे देखेंगे जो कभी पूरा ही नहीं होना है, पूछो नहीं। हाँ जी, क्लियर है नॉट? सपने बहुत बड़े होते हैं लड़कों के, बहुत बड़े सपने होते हैं। ओके, एनीवे लेट्स गो अहेड। अब देखो बात करते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की। ये डिप्रेशन वो निराशा वाला नहीं है, ठीक है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन को कैसे समझाऊं मैं? ठीक है, तो क्या हुआ कि जिस क्रश को आप टावर पे देख रहे थे ना, देख रहे थे तुम लगातार, ठीक है, उसके भाई ने आपको देख लिया कि तुम रोज यही करते हो, समझ रहे हो, और वो भाई था लंबा चौड़ा, तो नीचे तुम्हें उसने झोपड़े के बाहर पकड़ा, दो चार कंटाप लगाए और तुमने आंखें मिलाने की उससे कोशिश करी, तो तुमने कहा, उसने कहा नीचे कर आंख, तो तुमने अपनी आंखों को ऐसे नीचे कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे मान लो कि वहां सामने एक पत्थर है और तुम उस पत्थर को देख रहे हो, तो ये मान लिया तुम खड़े हो और तुम नीचे एक पत्थर को देख रहे हो, ऐसे, ये पत्थर यहां पर है, ठीक है, ये यहां पत्थर पड़ा हुआ है, और यहां पर अब तुम्हारे आई साइड जो है ना, ये तुम्हारा आई साइड था, तुम अब नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये जो एंगल आप बना रहे हो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। सो 10th में क्या हुआ कि जब मैं ये पढ़ रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, मुझे इतना कंफ्यूजन होता था, ये एलिवेशन, अंग्रेजी आती नहीं थी तब, और हिंदी में इतना समझ में नहीं आता ना, उन्नयन अवनमन, मतलब हिंदी आती है बट इतनी भी नहीं आती ना कि उन्नयन का मतलब ऊपर और अवनमन का मतलब नीचे। अंग्रेजी में तो समझ में आ रहा है ना एलिवेशन और डिप्रेशन, इट्स मोर नेचुरल ना, ठीक है। तो अवनमन कोण जो है
तो मैं बड़ा परेशान रहता था कि कब ऊपर से बनाना है, कब नीचे से बनाना है। फिर मेरे को एक बार समझ में आई कि मान लेते हैं ये बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है और ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, और कोई लेट से नीचे की तरफ देख रहा है और वो एंगल बना रहा है थीटा। एक ही बात है यार, इफ दीज आर द हॉरिजेंटल लाइंस यानी पैरेलल लाइंस, तो ये अवनमन और उन्नयन बराबर होगा ना। अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ सीइंग को चेंज कर दूं, मैं यहां से ना देख के यहां से देखूं, तो यही जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। फिर मेरी समस्या ही खत्म हो गई। सवाल लगाने की जहां तक बात है, आप एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को अगर आप देखोगे, भाई जो देख रहा है ऑब्जर्वर को यहां रखोगे और जिसको तुम देख रहे हो वो यहां है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व्ड है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर थीटा है और ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड को अगर चेंज कर दो तो तुम्हारा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा, बस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फॉर कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव इट्स वेरी इजी, डू नॉट वरी, क्लियर, डू नॉट वरी। सलमान खान कह रहे मेरी जीएफ बोलती है कि वरना करो, क्या पापा नहीं मानेंगे? पर उसे पता नहीं कि सीजीएल क्वालिफाई करने के बाद मेरे पापा नहीं मानेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ जो सलमान खान के साथ वाकई में हुआ, ठीक, तुम्हारी शादी ना हो। बच के रहो भैया, घमंड में नहीं रहो, घमंड में ना रहो, पीजे के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। डोंट टेक टू मच पेन अबाउट इट। जब आप सवाल करोगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि बहुत आसान चीजें होती हैं। अब देखो इसमें किस तरह के केसेस बनेंगे। सवाल पता है ज्यादा है ही नहीं है इसमें, पॉसिबल ही नहीं है। सवाल बनते कैसे हैं, लेट मी शो यू। सबसे पहले तो आपको कुछ ट्राइंगल्स जानना जरूरी है, और वो ट्राइंगल आपका ये है, वो है आपका 30 और वो है आपका 60 और ये है आपका 90। यह है 1 √3 और एक है 2, ठीक है। दिस इज द रेशियो ऑफ द लेंथ। ये आपका लेंथ रेशियो है 1 √3 और 2। 30 60 90 ट्राइंगल में एक ये जानना जरूरी है आपको। दूसरा, ये तो आपको पता ही होगा कि भैया अगर मेरे पास 45 और 90 है तो ये 1 1 √2 होता है साइड रेशियो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो 15 75 90 भी जान लो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। 15 75 और 90, इसका एक फॉर्मेट आपका बनता है, इसके सामने √3 -1, इसके सामने √3 +1 और इसके सामने आपको मिलता है 2 √2, ठीक है, 2 √2। इसी का दूसरा एक फॉर्मेट है जो आपको जानना जरूरी है, और वो आपका यह है कि यहां 15 है। मैंने क्या किया कि इसको लेट से मैं डिवाइड कर दूं √3 +1 से सारे साइड्स को, तो ट्राइंगल सिमिलर ही रहेगा। तो सारी साइड्स को अगर आप √3 +1 से डिवाइड कर दो ना श्रीमान, तो देखो क्या होगा, ये √3 -1 अपॉन √3 +1 बनेगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 - √3, करके देख लेना, ये बनेगा 2 - √3, और ये वैल्यू आपकी जो बनेगी वो बनेगी √2 × √3 - 1। ओके, दिस इज व्हाट यू विल गेट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो। इसी का एक फॉर्मेट और है 15 75 90 का। ये तीनों ट्राइंगल तीनों फॉर्मेट में आपके सामने बिल्कुल 100% क्लियर होने चाहिए। इन तीनों का यूसेज है। 75 के सामने 1 कर लो, यानी √3 - 1 से पहले वाले को डिवाइड कर दो। तो √3 - 1 से अगर डिवाइड करोगे तो यहां 1 बन जाएगा, और यहां ये वैल्यू आपकी बनेगी 2 + √3, और ये जो वैल्यू आपकी बनने वाली है √2 × √3 +1। ऑलराइट, क्लियर, समझ में आया कि नहीं? तो ये सारे बेसिक ट्राइंगल्स हैं, पहले तो इनको ध्यान रखो, और ये तीनों फॉर्मेट में ध्यान होने चाहिए। आप कहोगे इसका क्या इस्तेमाल है? देखो इसका इस्तेमाल ये है कि यहाँ बेनिफिट ये है कि जब हमने इस फॉर्मेट में इसको लिखा है तो ये जो बेस लेंथ है ये 1 के बराबर है। अब मान लिया एग्जाम में ये बेस लेंथ 100 आ गया, तो आपको पता है ये अगर 100 गुना होगा तो ये भी 100 गुना होगा, ये भी 100 गुना होगा। जो भी पूछेगा, मान लिया ये हाइट पूछ रहा है तो आप कहोगे 100 × 2 - √3। मान लिया आपसे ये पूछता है कि ये लेंथ कितनी है, तो आपकी होगी 100 √2 × √3 - 1। ऐसे मान लिया ये सवाल आया, उसमें बोला टावर की हाइट मान लिया 100 मीटर है, तो अगर टावर की हाइट 100 मीटर है तो आप कहोगे इस वाले ट्राइंगल को 100 से गुणा कर दो सीधा, तो ये 100 गुना हो गया, तो ये भी 100 गुना हो गया, ये भी 100 गुना हो गया। सो डिपेंडिंग ऑन किस तरह का फॉर्मेट है। जैसे मान लिया मैंने बोला कि एक टावर की ऊंचाई 100 × √3 - 1 है, यानी ये वाला फॉर्मेट अगर यूज करेंगे तो यहाँ √3 - 1 होता है, इसका 100 गुना, सब कुछ 100 गुना हो जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि इसका क्या क्या इस्तेमाल करना है। ये बेसिक ट्राइंगल्स आपके दिमाग में होने चाहिए हमेशा के लिए, बहुत जरूरी है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूं और क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है। देखो ध्यान से, क्लियर? इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना। आप इस तरह के मीम्स बहुत देखते हो, हकीकत, और ये है आपका सपना। सो आपका सपना क्या है और आपकी हकीकत क्या है, मैं आपको अभी दिखाता हूं, ठीक है? तो पहले सपना लिखते हैं, फिर हकीकत, है ना? करें? राइट, पहले सपना होगा फिर हकीकत होगा, ज्यादा मजा आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये भाई साहब हैं, ठीक है, और इनका नाम क्या है? भोलू। और ये एक अपार्टमेंट की टॉप माले पे होंगे, ऐसा इनका सपना है, ठीक है? तो इनका सपना है कि कोई अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट के टॉप माले पे जो है हैं। यहां पर और यहां पर मैंने 2 पॉइंट्स बनाए, इसको बहुत ध्यान से देखना। तो ये क्या सपना देख रहे हैं कि एक दिन इनका जब सिलेक्शन हो जाएगा और ये एक अपार्टमेंट के टॉप माले पर जब ये रहेंगे, ठीक है, तो इनके कोई 2 जो पुराने क्रश हैं, जिस दिन इनका रिजल्ट आया या कुछ ऐसा हुआ, वो यहां पर सड़क पर खड़े होके इनको इनकी तरफ देख रहे हैं, भोलू को। वाह वाह वाह, ठीक है। और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। तो ये भोलू साहब हैं, इनका सपना ये है, ठीक है, कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इनके 2 पुराने क्रश कॉलेज वाले वो ऐसे यहां पर सामने जाने वाली रोड पर इस तरीके से खड़े होंगे और इन्हीं की तरफ देख रहे होंगे। 30 डिग्री का एक एंगल बना रही होगी और एक 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये इनका सपना है। पर मैं दिखाता हूं इनकी हकीकत क्या है। इसकी हकीकत के लिए ना तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हकीकत के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यही डायग्राम को ना 90 डिग्री से घुमा दो, इसको पलट दो। इसे कहते ना कि सपना देखते देखते लोग कई बार जमीन पे गिरते हैं और गिर के उनको एहसास होता है अरे हम तो वही हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप सपना देखते हो और इतना खो जाते हो कि जब उठते हो ना तो थोड़ा देर लगता है ये पता करने में कि वाकई में सपना ही देख रहे थे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ये बिस्तर से गिरते ना लोग, सपना टूटता है तो सपना टूटेगा, ये बिस्तर से ऐसे गिर गए टपाक से, ये डायग्राम ऐसे पलट गया। और पलट गया जब डायग्राम तो इनको कुछ ऐसा दिखाई दिया कि ये जमीन पर यहां भोलू साहब खड़े हैं, ठीक है, और ये जमीन से एक अपार्टमेंट के 2 फ्लोर पर एक साथ लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं से इनको लाइन मिल नहीं रही है क्योंकि अभी इनकी कोई औकात नहीं है, ठीक है। तो जो एंगल था ना, देखो ये जो 30 डिग्री वाला एंगल था ना, ये वाला, ये जाहिर सी बात है अगर ये 30 डिग्री यहां पर है और ये 60 डिग्री यहां पर है तो इसको आप लिख सकते हो ये 30 है। इसको 2 तरीके से बोला जा सकता है कि 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे दिए जाए 30 और 60, या आपको यह भी बोला जा सकता है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है। समझ में आया? अब आपको मैं एक बात बताता हूं, इस सपने पे भी एग्जाम में सवाल आता है और इस हकीकत पर भी एग्जाम में सवाल आता है, और दोनों सवालों को 90% स्टूडेंट ये जानते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। जब ये 2 लड़कियां भोलू को देख रही हैं, भोलू टावर पे खड़े हैं, वही ट्रायंगल है भैया, लव ट्रायंगल, और वही लव ट्रायंगल यहां भी है। अंतर क्या है? बस 90 डिग्री पलटा हुआ है। तो सवाल में कोई अंतर नहीं है, सवाल करने के तरीके में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही सवाल हैं। तो हम लोग सीधे इस लव ट्रायंगल को देखेंगे
हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सपना है या हकीकत है। मैथमेटिक्स की भाषा बहुत इमोशनलेस होती है। तो हमारे लिए दोनों सवाल एक हैं, दोनों जो है कुछ 30, 60, 90 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में कुछ वैल्यूज़ हैं मैं लिखने जा रहा हूँ, आपके बहुत काम की, उसको बहुत ध्यान से देखना। 30 के अपोजिट अगर मैं ये साइड को 1 मानता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है 30 के अपोजिट अगर आपने, या इसके अपोजिट 1 मत मानो, देखो आप कहोगे ये भी 30 होगा, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा कि नहीं होगा, यस। तो ये अगर 30 बनेगा तो इस 30 के अपोजिट मैंने इस दूरी को 1 माना, तो 60 के अपोजिट कितना बनेगा, आप कहोगे √3 बनेगा। अब बड़े वाले ट्राइंगल में अगर 30 के अपोजिट √3 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 60 होगा। 60 के अपोजिट √3 टाइम्स √3 होगा, तो ये पूरी वैल्यू जो यहां से यहां तक की है, ये वैल्यू ये आपकी 3 के बराबर हो जाएगी, होल लेंथ। तो आप कहोगे इतनी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, आप कहोगे इतनी लेंथ आपकी 2 के बराबर हो गई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सेम चीज भैया यहां पर है, फिर दिक्कत क्या है? आप कहोगे कि ये जो पलट दो इसको, तो ये √3 हो गया, और यहां पर ये लेंथ आपकी 1 हो गई, और ये लेंथ तुम्हारी कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर है? बेस से ये वाली लेंथ 1 हो गई और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी ये सवाल आपके एग्जाम में कभी आएगा 30, 60 और ये वाला, ये बहुत स्टैंडर्ड है, मोस्ट यूज्ड ट्राइंगल्स हैं। तो कई बार ऐसा बोलेगा कि भोलू जमीन पे खड़ा हुआ है और एक बड़ा सा टावर है, टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, झंडे के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है भोलू से वो 30 डिग्री है, झंडे के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। अच्छा बताओ कि अगर जो ये जिस बिल्डिंग पे खड़ा है, या सॉरी बोल देगा कि भोलू की दूरी जो बेस है टावर से उससे अगर 100 मीटर है, तो बताओ कि झंडे की ऊंचाई कितनी है? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? आपको अगर बोल दूं कि ये √300 के बराबर है, फॉर एग्जांपल अगर बोल दूं कि ये √300 के बराबर है, भोलू बेस से 100 मीटर दूर खड़ा है, और मैं बोलूं कि बताओ ये जो झंडा है कितना ऊंचा है, तो आप कहोगे 1 विल बी 100/√3, सो 2 विल बी व्हाट, 200/√3। आंसर हो गया आपका। यहां पर आपसे सवाल कैसे बोलेगा? आपसे बोलेगा कि एक कार है, वो कार का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसी टावर से 30 डिग्री है, फिर वो कार आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, और फिर कुछ देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। और अगर बता दें कि आप यहाँ पर 20 मीटर चला है ये, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे 2 बराबर अगर 20 मीटर है, 2 बराबर 20 मीटर है, तो 1 10 मीटर हो गया, और 1 10 मीटर हो गया तो ये 10√3 हो गया। हाँ जी, क्लियर? क्योंकि अगर आपके पापा देखेंगे तो बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हो, पापा के हाथ से निकल चुका हूँ मैं बहुत पहले, कुछ नहीं बोलेंगे वो। ठीक है एक समय आता है ना जब आपके पापा लोग आपको बोलना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है लड़का आप कंट्रोल में नहीं है। वही समय है मेरा। बहुत पहले से वो मुझे बोलना छोड़ चुके हैं। बचपन में उन्होंने खूब मारा मुझे, खूब सुधारा मुझे, लेकिन अब उनको मालूम है कि अपनी राह पर चल पड़ा है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, है ना। 200/√3 2 कैसा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ भैया। देखो 60, 30 के अपोजिट अगर 1 माना मैंने, तो 60 के अपोजिट √3 हो गया, और फिर बड़े वाले ट्राइंगल में अगर 30 के अपोजिट √3 हो गया, तो 60 के अपोजिट क्या होगा, ये पूरी दूरी √3 टाइम्स दिस, तो वो पूरा यहां से यहां 3 हो गया। अब ये पूरा 3 है, ये इतना 1 है, तो ये कितना है, 2 है। ये लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 1:2:√3। अब ये ट्राइंगल तुम रट लो, सपना और हकीकत दोनों याद रहना चाहिए। हकीकत और सपने में 90 डिग्री का रोटेशन और कुछ नहीं है, याद कर लो, याद रहेगा मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर ये आपको याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जितने भी सवाल मिलेंगे इस पे बेस आप फटाफट फटाफट उनको निकाल दोगे। ठीक है, प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। हम फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहे हैं कि सवाल किस पे बनते हैं, फिर हम सवाल देखेंगे, बड़ी आसानी से होंगे सवाल, आप चिंता मत करो। ठीक है, अब मैं आता हूं, सेम चीज को थोड़ा सा बदलाव करके देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बदलाव करके देखेंगे। और दूसरा जो बहुत पॉपुलर ट्राइंगल है जो आपको जानना चाहिए वो है ये, दिस विल बी 45 लेट से, और यहां पर आपका होगा 60। ठीक है, लाइक दिस। सो आप कहोगे देखो अगर ये वैल्यू √3 मैंने मानी, तो ये पूरी दूरी क्या होगी आपकी, √3 होगी। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल 45, 45, 90 है, और ये अगर 60 के अपोजिट √3 है, तो आप 30 के अपोजिट क्या मानोगे, 1।
तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी हो गई √3 - 1। ये दूरी कितनी हो गई, √3 - 1। ओके, ये और इसका 90 डिग्री रोटेटेड ट्राइंगल भी आपको मालूम होना चाहिए कि यहां से ये एंगल 45 डिग्री, यहां से ये एंगल आपका कितना 60 डिग्री। क्लियर? तो बॉटम ऑफ द बेस से ये अगर आपने 1 माना हुआ है, ओके, सबसे पहले आपको देखना है कि ये वैल्यू कितनी है मेरी, दिस इज √3, है ना, दिस इज √3। सो क्या ये मैंने सही बनाया है या गलत बनाया है, क्विकली देखो और बताओ, दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज देखो, जब आप इसको खड़ा करोगे डायग्राम, तो आपको ये एंगल देखने हैं दोनों, तो एक एंगल तो आपका 30 डिग्री आएगा और एक आपका 45 आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब इसको आप रोटेट करोगे तो एंगल में जिस तरह का बदलाव होगा वो समझना जरूरी है कि इसका जो रोटेटेड डायग्राम होगा यहां पर ये 45 नहीं है। देखो ध्यान से, ये चीज अंडरस्टैंड कर लो, वरना एग्जाम में आपसे गलती भी होगी। कुछ भी रटना नहीं है, समझना है कैसे बन रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ, फिर से बना देता हूँ। देखो, जब आप इसको रोटेट करोगे ना, तो क्या सिनेरियो है वो मैं समझा रहा हूँ। ये वैल्यू तो देखो आपकी जो 60 है यहाँ पर, और ये 45 है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर से 60 और ऊपर से 45 विल बी इक्विवेलेंट टू नीचे से 45 और नीचे से 30। तो ये वैल्यू आपकी 30 होगी और ये ओवरऑल वैल्यू जो है ये 45 होगी। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है। अब आप कहोगे 30 के अपोजिट अगर 1 है तो यहां जाहिर सी बात है √3 होगा। दैट्स हाउ द डायग्राम विल लुक लाइक। ये पूरी वैल्यू आपकी √3 के बराबर हो जाएगी, तो इतनी जो लेंथ है ये √3 - 1 के बराबर हो जाएगी। वही डायग्राम मैंने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है। तो आपका एक इस तरह के सिनेरियो पे खूब सारे सवाल बनेंगे। तो आपको आना चाहिए कि जल्दी जल्दी इसको कैसे लिख ले, आपको सब कुछ रटना नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे करके काफी कुछ याद रहेगा, रटना नहीं है कुछ भी, डोंट मग इट अप, ध्यान रहेगा अपने आप। एक और सिनेरियो है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो ये आ सकता है कि ये 30 है और ये 45 है। ठीक, लेट मी डू इट। 1 1 मान लो, फिर 30 के अपोजिट अगर 1 है तो ये कितना होगा तुम्हारा, ये √3 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो गया, √3 - 1। ठीक है, अगर हमने यहां 45 माना और यहां 60 माना तो भी ये √3 - 1 आया, आया कि नहीं आया? यस। उल्टा कर दिया, इसको 45 माना और इसको 30 माना तो ये भी √3 - 1 आया, लेकिन ये लेंथ पे फर्क है, एक बार √3 आया था, अभी 1 आ गया। ठीक है, सो इसी डायग्राम को जरा 90 डिग्री टर्न कर दो। अगर इस डायग्राम को आप 90 डिग्री टर्न करोगे ना, तो ये जो दो लोकेशन मिली वो ऐसी मिली। अब आप नीचे से कहोगे दो एंगल मिलेंगे 45 और 60, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 45 डिग्री और ये ओवरऑल वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 60 डिग्री। 45 वाले में आप कहोगे 1 1, फिर ये 60 है, 30 के अपोजिट 1, तो 60 के अपोजिट √3, तो ये वैल्यू है आपकी √3 - 1। क्लियर है? क्या किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं होना नहीं चाहिए। ओके, 60 से नीचे 30 कैसे आया? देखो, जब आप टर्न करोगे ना, तो ये 60 वाला एंगल आप खुद विजुलाइज करो, इसको एक्चुअल में आप टर्न करो जरा। अगर आपने इसको एक्चुअल में टर्न किया तो बेसिकली क्या बनने वाला है, टर्न करोगे तो आप कहोगे ये एंगल मेरा 30 है और ये एंगल मेरा 45 है, ऐसा होगा ना टर्न। तो ये क्या हो गया, 45 हो गया और ये क्या हो गया, 60 हो गया। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, मेक सेंस? सेम डायग्राम टर्न 90 डिग्री मेक्स अनदर क्वेश्चन। क्लियर या नहीं क्लियर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो और देखते हैं और क्या क्या होता है, और क्या क्या होता है। देखो, एक इस तरह के सवाल आते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं कि देखो एक पेड़ है इधर, h हाइट है, कहेंगे एक पॉइंट A है इधर, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, एक पॉइंट B है इधर, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं बीटा है, तो बताओ इनके बीच की दूरी कितनी है, या हाइट वाइट कुछ ऐसे पूछते हैं। ध्यान ना, ऐसे सवाल आते हैं, बहुत आते हैं। तो देखो, एक चीज़ ऐसा सीख लो पहले तो, जो इम्पोर्टेंट है, कि मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये दूरी आप मान लो कि x है। इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूं d है ना, तो आप कहोगे AD की वैल्यू जो होगी ये होती है h cot अल्फा। ठीक है, और जो आपकी दूरी है ये D और B, BD की जो दूरी है ये हो जाती है आपकी h cot बीटा।
तो जो x की लेंथ है वो हो गया आपका h cot अल्फा प्लस h cot बीटा, हुआ कि नहीं हुआ? सो अगर आप h की वैल्यू x के टर्म में निकालोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। इसके कई फॉर्मेट बन सकते हैं। अगर आप इसको 1 अपॉन टेन अल्फा और 1 अपॉन टेन बीटा में ब्रेक कर दो तो ये बन जाएगा x टेन अल्फा टेन बीटा बटे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। कुछ रटना नहीं, बस देखना क्या कर रहा हूं मैं। ओके, एक ये आता है, एक और अभी आता है सवाल इसी पे। देखो ऐसे आता है, वो कहता है कि देखो ऐसे हमने लिया है, ये हाइट ऐसे बोल देगा और कहेगा ये है और ये है, बिल्कुल वैसा डायग्राम जो अभी आप करके आए हो। कहेगा ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ये दूरी h है और इनके बीच की दूरी कितना दिया है, x दिया हुआ है, और ये आपको x h के टर्म में निकाल लेना है। तो आप कहोगे या h x के टर्म में निकाल लेना है, तो आप कहोगे ये दूरी कितनी है मेरी, h कॉट बीटा, ये दूरी कितनी है मेरी, h कॉट अल्फा। ठीक है, तो आप कहोगे x की वैल्यू कितनी हो गई, h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा हो गई। फिर आप कहोगे h की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा x टेन अल्फा टेन बीटा बटे 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 टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, अब देखना इसमें, इस डायग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अल्फा यहां लिखा है, बीटा यहां लिखा है। एग्जाम में हो सकता है इसको अल्फा बोले इसको बीटा बोले। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि टैन क्या होता है, एक ग्राफ होता है जो एंगल बढ़ने के साथ बढ़ता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन 0 से 90 के बीच में देखोगे, एंगल बढ़ाते जाओगे टैन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर बीटा एंगल बड़ा है यानी बीटा पास में है इस टावर के, तो नीचे देखो ये पॉजिटिव है टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। लेकिन अगर मैं उल्टा लिख दूं यहां टैन अल्फा माइनस टैन बीटा ऑप्शन में, तो वो गलत हो गया, क्योंकि टैन अल्फा टैन बीटा से छोटा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव उत्तर नहीं आएगा। तो ये भी एक तरीका है एग्जाम में ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। हो सकता है एग्जाम में मैंने बोला ना यहां अल्फा लिखे और यहां बीटा लिखे, अगर ऐसी टर्मिनोलॉजी होगी तो यहां टैन अल्फा माइनस टैन बीटा आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसी फॉर्मेट में पूछ लिए जाते हैं, सेम चीज बार बार आती है, इसलिए मैंने इसको करा के लिख दिया है कि ये कैसे हो रहा है। वैसे भी इसको करने के लिए इसकी जरूरत है नहीं, ऐसे भी कर लोगे तुम एग्जाम में। ठीक है, देखा कि नहीं देखा, समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा करके। अब एक सवाल आता है भैया परछाई वाला सवाल है, कहता है परछाई बन रही है, तो परछाई बना देते हैं। क्या रिपीट करना है इसमें, कुछ नहीं यार, बेसिक ये पूरी h कॉट अल्फा, ये आपका h कॉट बीटा। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत जरूरत पड़ती है आपकी इसकी ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर ये एंगल थीटा है और इसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर साइड है वो आपको h दिया हुआ है, तो बेस तुम्हारा क्या होता है, h कॉट थीटा। ये एक चीज आपको डायरेक्ट इसका रिएक्शन होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, इट शुड बी डायरेक्ट रिएक्शन। वही मैंने यूज किया कि ये अगर बीटा है तो इतनी लेंथ क्या होगी, बेस h कॉट बीटा, और ये हो गया h कॉट अल्फा। परछाई बनाते हैं। अब देखो कहेंगे कि तुम यहां खड़े हो तो सूरज की परछाई, तो देखो सूरज अगर यहां पर है ऐसे, बचपन में बनाते थे ना सूरज को ऐसे, है ना, ये हो गया सूरज। तो इसकी जो परछाई कैसे बनती है आपको पता है ना, कि यू ब्लॉक द लाइट इन दिस पोर्शन, आप लाइट को इतने पोर्शन में पास नहीं होने देते हैं। जो लाइट रे है आपको देखो ध्यान से, ये तुम्हारी मुंडी पे गिरी और जो मुंडी को टच करते हुए बिल्कुल स्पर्श करते हुए निकल जाएगी, वही पास होगा। उसके नीचे जो भी लाइट रेज आएंगी ऐसे करके तुम उसको क्या कर दोगे, रोक लोगे। तो आप खुद देखो कि जो लाइट है वो इतने पोर्शन की वजह से नीचे पड़ी ही नहीं, ये लाइट पड़ी और इसके आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होगी ही होगी। तो यहां पर आपकी जो परछाई की लंबाई है, ये तुम्हारी परछाई की लंबाई है। ठीक है, ये है तुम्हारी परछाई। तो अगर कई बार आपसे बोलेगा कि सूरज ऊपर है और उसकी वजह से तुम्हारी परछाई बन रही है, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया होगा कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो ये थीटा बोल देना। ये तुम्हारी परछाई की लंबाई हो गई,
अगर मान लिया सवाल आया कभी कि सूरज आपके ऊपर पड़ रहा है और आपकी परछाई नहीं बन रही है, तो समझ लेना कि ये तो भूतिया सवाल है, तुरंत ही छोड़ देना, पेपर छोड़ के भाग जाना। सुना है आपने कि भूतों की परछाई नहीं होती है? सुना है कि नहीं? और भी सुना होगा आपने कि शीशे में अगर भूत को देखो तो उसका पैर उल्टा होता है। कितने लोग ने वाकई में अपना पैर देखा है शीशे में कई बार, ये जानने के बाद कि भूतों का पैर उल्टा होता है? सच बताना ईमानदारी से कि तुमने भी अपना पैर देख के चेक किया है कि कहीं मेरा पैर उल्टा तो नहीं दिख रहा है शीशे में? मुझे पता है काफी लोगों ने किया है चीज, बताओगे थोड़े ना। पर अगर आपकी परछाई नहीं बन रही है, इसका मतलब सूरज आपके बिल्कुल ऊपर है, वर्टिकली रेस फॉल होंगी तो आपकी परछाई नहीं बनेगी। सो इफ समबडी सेज दैट द सन इज डायरेक्टली अबव यू, देन योर परछाई विल नॉट बी देयर। ठीक है, रीजनिंग में ऐसे सवाल आते हैं डायरेक्शन वायरेक्शन में। ओके, क्लियर? हाँ जी, तो इस पे सवाल आएंगे, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे जो इंटरेस्टिंग सवाल है वो आपका होता है कि कई बार सर्कुलर में एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जाती है। ठीक है, जैसे लेटर से आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि एक सर्कुलर प्लेन जो है ना, प्लेन कई बार क्या करता है ना, प्लेन कई बार क्या करता है कि हवा में एयरपोर्ट के पास आके ना घूमता रहता है, उसको जगह ही नहीं मिलती नीचे लैंड करने के लिए, वो ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऐसे घुमाते रहते हैं। ठीक है, प्लेन को। ठीक है, तो इस पे एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है। सवाल ये बनता है कि देखो ऐसा है कि अगर आपके पास एक सर्कुलर पीस है, लेट मी शो यू दैट व्हाट, तो मुझे एक्सप्लेन करना है उसके लिए मुझे एक पेज चाहिए होगा, देन ओनली आई कैन एक्सप्लेन यू। मैं थोड़ा एक पेज ले लेता हूँ, आ रहा हूँ आपके सामने, जाओ मत कहीं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। थोड़ा सा मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप ये एज्यूम कर लो, ठीक है, ऐसे कि ये जो ट्रेजेक्टरी है ना, ये ऐसे गोल गोल घूमने वाली, ठीक है, ऐसे प्लेन आपका है और ये प्लेन आपका ऐसे घूम रहा है इस तरीके से सर्कुलर फैशन में एयरपोर्ट पे। ओके, और आप क्या कर रहे हो कि आप इस तरीके से खड़े हो कि जो आप प्लेन जो आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा वो हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगा, होगा कि नहीं होगा? जैसे लेटर से ये प्लेन का ट्रेजेक्टरी है, प्लेन ऐसे घूम रहा है, थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये देखो प्लेन ऐसे घूम रहा है वही सर्कल में। तो प्लेन अगर सर्कल में घूम रहा है तो आप मुझे एक बात बताओ कि आप अगर यहां खड़े हो तो प्लेन अगर इस पोजीशन पे होगा, एक इस जगह पर, या आपका इस जगह पे है, या आपका इस जगह पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? जिस पॉइंट पे आप खड़े हो वहां से हॉरिजेंटल वाली लाइन को यहां से ज्वाइन करेंगे तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, फिर इसी हॉरिजेंटल वाली लाइन से आप इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशन बनते रहेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? टेल मी। सो अगर कोई चीज ऊपर, अब विजुलाइज करो कि तुम नीचे खड़े हो, ठीक है, तुम्हारा क्रश प्लेन में है ऊपर और वो प्लेन गोल गोल ऐसे घूम रहा है और वो खिड़की से तुम्हें झांक रही है और तुम नीचे से उसे देख रहे हो, तो वो नजरों से नजरों को मिलाने वाली जो लाइन है, आप जरा देखो वो हॉरिजेंटल से उसका एंगल लगातार बदल रहा है कि नहीं? आप कहोगे सर इतनी रोमांटिक कहानी में आप कहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन घुसा रहे हो? जरूरी है, ठीक है, क्या करें, सिखाने के लिए सब करना पड़ता है हमें। तो जस्ट विजुलाइज यू आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, देयर इज ए प्लेन, योर क्रश इज इन द प्लेन, विंडो से वो झांक रही है, तुम्हें देख रही है, तुम उसको देख पा रहे हो, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन तुम जरा विजुलाइज करो कि तुम्हारी आंखों का जो एंगल है उससे, और वो प्लेन ऐसे गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजेंटल से क्या लगातार बदलता जा रहा है? यस। कुछ लोग करें सर ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा क्रश क्रैश हो जाए। तुम अपनी चिंता करो कि तुम ना क्रैश हो जाओ, शी इज सेफ इन द प्लेन, डोंट वरी। प्लेन में खिड़की होती है, बस झांक नहीं सकते हो नीचे से, मुंडी निकाल के जैसे बस में चलते हो,
बस में तो लोग ऐसे मुंडी निकालते हैं कि बगल वाला करीब से निकले ना तो ऐसे काट के निकल ले जाए, पता लगा कोई बैठा ऐसे पकड़ा और लेके चला गया, मुंडी हो बचा ये धड़। देखा लोगों को नहीं, अक्सर बच्चे खिड़की खोल दो वो तुरंत ही ऐसे मुंडी बाहर निकाल लेंगे। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहे, पॉसिबल है। जब आप वो जो सर्कल है ना ऐसे घूम रहा है, उस सर्कल के बिल्कुल सेंटर के नीचे ऐसे खड़े हो जाओ, तो अगर आप उस सर्कल के सेंटर के नीचे खड़े हो गए ना भैया, और वो प्लेन एक परफेक्ट सर्कल में अगर घूम रहा है, प्लेन को अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के तुम खुद से ज्वाइन करोगे तो वो एंगल हमेशा सेम रहेगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि सर्कुलर ट्रेजेक्टरी अगर प्लेन की है और आप बिल्कुल उसके सेंटर के नीचे खड़े हो, सो उस सर्कल का हर एक पॉइंट किसी भी दिशा से आप लो, आपका एंगल क्या बनेगा? बराबर। 3D मेंसुरेशन में कोन में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप लेट से सेंटर के नीचे नहीं खड़े हो, थोड़ा सा पीछे खड़े हो, तो यस यू विल बी मेकिंग डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। आपके डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट एंगल्स बनने वाले हैं। पर मैं फिर से एक बात समझाऊंगा, उसको बहुत ध्यान से समझना, जिस पे काफी ज्यादा सवाल बनते हैं। मान लिया ये जो प्लेन की ट्रेजेक्टरी है, तुम क्या कर रहे हो, इसके सरकमफेरेंस के एक पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे खड़े हो, इसके नीचे खड़े हो मान लिया। ध्यान से देखना, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, राइट? ये प्लेन है, ये प्लेन है, और ये प्लेन का जो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है, तुम उस प्लेन के एक पर्टिकुलर जो ट्रेजेक्टरी में जो सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां प्लेन होता है उसके जस्ट नीचे खड़े हो। मान लिया इसके नीचे तुम खड़े हो ग्राउंड पे, ठीक है? तो ग्राउंड पे अगर आप इसके नीचे खड़े हो, तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जिसको आपको ध्यान से समझना है, कि अगर आप इसके नीचे लेट से ग्राउंड पे खड़े हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। ये पॉइंट जो मैंने बनाया था, मान लेते हैं एग्जैक्टली इसके नीचे खड़े हो, सो आपको 2 बार एंगल ऑफ एलिवेशन सेम मिलेगा। एक, जब ये प्लेन इसके इस राइट साइड जाएगा थोड़ी दूर पे, अल्फा एंगल, और यहां पर भी पीछे जाएगा तो अल्फा एंगल। 2 बार आपके एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होंगे। मैं ये समझा रहा हूं कि आप इसके जस्ट नीचे खड़े हो, तो प्लेन अगर एक्स डिस्टेंस यहां चला जाए और प्लेन अगर एक्स डिस्टेंस इधर चला जाए, लेट से, जब प्लेन यहां होगा और जब प्लेन यहां होगा, यानी दूरी आप जहां नीचे खड़े हो उसके रेस्पेक्ट में सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में बराबर दूरी इधर जाओ, बराबर दूरी इधर जाओ, तो आपसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट का और इस पॉइंट का क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगा। एनिमेशन से समझाएं। एनिमेशन कौन बनाएगा बैठ के यहां पर? ठीक है, विजुअलाइजेशन इज द बिगेस्ट एनिमेशन। आपको पता है लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि आज की डेट में लोगों की क्रिएटिविटी थोड़ी कम इसलिए हो रही है क्योंकि वो हर चीज को वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। लेट अस से आप एक मूवी में नेटफ्लिक्स पे एक अच्छी सी स्टोरी देख रहे हो, उस स्टोरी में सब कुछ दिखता है, हरा रंग का कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा, जैसा है सब दिखता है, यू हैव नथिंग टू विजुअलाइज। बट when you read a novel, it says that she was dressed in green dress. You actually visualize not only the face but also the green color. Okay, you have to visualize everything. So people say that when you read a story, your visualization increases, but when you just see it, maybe yes, you are getting clear image directly, आपको सब कुछ दिख रहा है स्टोरी में, भाई सामने सामने चल रहा है सब कुछ, बट इससे आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वह थोड़ी कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप टीवी देखना छोड़ दो, आप पिक्चरें देखना छोड़ दो, बट मैं बता रहा हूं, तो अगर आप यहां दिमाग लगा के सीख गए ना 2D में 3D मस्त समझ जाओगे, तो आपका विजुअलाइजेशन भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्रिएटिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी तुम्हारी। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? एयरपोर्ट जाओ, अब तुम्हें और कोई जुगाड़ नहीं मेरे पास। ठीक है, ऐसा तो कर नहीं सकता कि मैं एक प्राइवेट प्लेन लेके आऊं और तुमसे कहूँ नीचे खड़े रहो, मैं घूमता हूं ऊपर और तुम्हें सिखाता हूं। ठीक है, हो नहीं पाएगा। सो जस्ट ट्राई टू सी, इट्स वेरी सिंपल। ओके, जो देसी तरीका नहीं है समझाने का वो यही है। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट। घर पे सोचना थोड़ा सा, ऐसे प्लेन ले लेना, ऐसे ऐसे करना घर पे, तो घर वाले सोचेंगे लड़का पागल हो गया। ठीक है, ऐसे इस पे ऐसे गोल गोल बना लेना, फिर सोचना कि ये देखो गोल गोल प्लेन घूम रहा है,
बस ये मत बोल देना कि ये प्लेन है और मेरा क्रश इसमें बैठा हुआ है, वरना घर से निकाल दिए जाओगे, रोटी नहीं मिलेगी खाने को। ये मत बोलना जो मैंने तुमको बोला है, ठीक है। कुछ और कहानी बता देना कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। समझ में आया तो यार प्लीज समझ लो, जब सवाल आएगा तो मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा। सर ऐसे तो पूरे सर्कमफ्रेंस पे हर 2 पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होना चाहिए। होगा अतुल, बिल्कुल। अगर आप उस सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट के नीचे खड़े हो, सो देयर विल बी, अगर एक एंगल ऑफ एलिवेशन में बोल दूं 30 डिग्री, अगर मैंने आपको बोला एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के 2 पॉइंट मिलेंगे आपको। अच्छा ये बताओ कि इसी में जब सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है और उस सर्कुलर ट्रेजेक्टरी के नीचे आप ग्राउंड पे खड़े हो, तो कैन आई आस्क यू कि हाईएस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो सकता है? कोई बताएगा मुझे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? कोई बताएगा प्लीज, क्विक। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? कैन एनीबॉडी टेल? जस्ट थिंक अबाउट इट। विजुअलाइज कि देयर इज ए प्लेन गोइंग इन ए सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, आप उस सर्कुलर ट्रेजेक्टरी के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे खड़े हो, और विजुअलाइज करो कि राइट हैंड साइड में जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, ठीक है। तो जब आप देखोगे ये एंगल लगातार बढ़ता जाएगा, it will keep on increasing, keep on increasing, keep on increasing. What will be the maximum angle of elevation? Is it 90 degree or is it 180 degree? Is it 90 degree or is it 180 degree? बहुत ही सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा है, बहुत सिंपल है। हमें डायमीटर की जरूरत पड़ेगी, फिर हम पाइथागोरस लगा लेंगे। ओके ओके ओके। स्ट्रेट लाइन कहां से बना दोगे तुम? हाउ कैन यू मेक स्ट्रेट लाइन विद द रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड? यार प्लेन अगर हवा में तुम्हारा उड़ रहा है, तुम स्ट्रेट लाइन कैसे बना दोगे हॉरिजॉन्टल से एंगल? ये हॉरिजॉन्टल है, ऊपर प्लेन उड़ रहा है, तो ऊपर प्लेन उड़ रहा है तो तुम इसको 180 डिग्री से एंगल को कभी नहीं बना पाओगे, कुछ भी कर लो। 90 डिग्री विल बी व्हेन इट इज जस्ट डायरेक्टली अबव यू। जब ये तुम्हारे जस्ट ऊपर है तो तुम 90 डिग्री का एंगल देख पा रहे हो। दैट्स द मैक्सिमम एंगल दैट यू कैन मेक। बस दैट इज व्हाट यू नीड टू विजुअलाइज, ठीक है। 180 कहां से बना? 180 मतलब दो ऐसे है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी लाइन में आ जाए वो अपोजिट साइड, तब आप बोलोगे 180 या 0। हो ही नहीं सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एनीवे इतना काफी है, सवाल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा एक सवाल सीडीएस में आया था 2 साल पहले, बड़ा अच्छा सवाल था, आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है थियरी में, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में। सवाल करो सवाल करो सवाल करो, सवाल के थ्रू जो भी आएगा देखते हैं क्या क्या आएगा, ठीक है। और भी कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, मतलब एक केस ऐसा भी होता है जिसमें आपको कुछ ऐसा बोलता है कि देखो, ध्यान से देखो, लेट अस से मैं बोल दूं कि ये दूरी मेरी x है, ध्यान से देखना, ये दूरी मेरी y है, ये एंगल मेरा थीटा है और ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा है। मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। ये दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो h की वैल्यू क्या होगी? यहाँ h की वैल्यू जो आती है आपकी √xy आती है। कब? जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे वेरीफाई होगा? देखो, आप कहोगे y की वैल्यू हो गई h cot 90 माइनस थीटा, हुआ। x की वैल्यू क्या हो गई? h cot थीटा। ये क्या हो गया तुम्हारा? h tan थीटा के बराबर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा h स्क्वायर tan थीटा cot थीटा बराबर xy। तो h की वैल्यू क्या हो गई आपकी? √xy। स्टैंडर्ड केस, ठीक है। सेम चीज ट्रू होती है अगर आपका ऐसा भी हो कि मैंने कहा ये वैल्यू x है और ये एंगल थीटा है, ये दूरी y है और ये एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा है, और ये वैल्यू क्या है? h है। निकालो जरा। सो h cot थीटा, h tan थीटा, दोनों का प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे तो यहां से भी h कितना आ जाएगा? √xy। तो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चाहे सेम डायरेक्शन में, अगर दोनों पॉइंट की दूरी बेस ऑफ द टावर से x और y है,
और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा, तो जो हाइट होती है वो ये बेस ऑफ द टावर से जो दोनों की दूरियां हैं उसके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। हाइट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन आपके कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे तो। समझ में आ गया? ठीक है। और अभी बहुत सारे केसेस ऐसे बनेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि मतलब मैं आपको केस समझा रहा हूँ, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका एक केस ऐसा बन गया, लेट से कि आप यहाँ पर हो, आप भी किसी मकान की छत पे हो, आप मकान की छत पे हो और एक बड़ा सा ऐसे टावर है, आपकी हाइट मान लिया h है, तो यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया कि ये अल्फा के बराबर है लेट से। तो यहाँ डायग्राम ऐसे बन जाएगा कि ये h है, तो आपको ये वैल्यू क्या होगी h। इसके बाद जो आपका ट्राइंगल बनेगा ये वही बनेगा 30-60-90 वाला या 30-45 वाला जो पढ़ा है आपने, तो वो हम यूज़ कर लेंगे। बस अंतर इतना है कि ये ऊंचाई और ये ऊंचाई आपस में बराबर है, नथिंग चेंज इन इट। तो जो बेसिक आपने किया है अभी उतना ही काफ़ी होगा हमारे पास, हमारे लिए कोई भी सवाल करने के लिए, तो हम करेंगे। अभी जरा कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है हमारे सामने। तो कह रहा है जो अपर पार्ट एक ट्री का है वो टूट गया है, ब्रोकन बाई ए ट्री बाय द विंड एंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द रूट and the point where the top of the tree touches the ground is 100 meter. What was the height approximately in meters? तो विजुलाइज करो कि एक लंबा सा पेड़ है और वो पेड़ क्या हुआ, बीच से टूट गया, और टूट गया तो पेड़ का जो टॉप है वो जमीन पे गिरेगा। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा, आंधी आती है तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये था लंबा सा पेड़, और इस लंबे से पेड़ में हुआ क्या कि आंधी आने की वजह से यहाँ से लेट से टूट गया। तो एक्चुअल सिनारियो जो बनेगा वो ये बनेगा कि ये टूटा हुआ पेड़ जो है यहाँ जाके टच करेगा, तो इसके रूट से कह रहा है जो दूरी है आपकी ये 100 मीटर्स आपको दिया हुआ है, ये 100 मीटर हो गया, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है मुझे 30 डिग्री। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है कि आपको निकालना क्या है। देखो आपको निकालना ये है कि जो पेड़ की कुल हाइट है, ये कुल हाइट, ये जो पेड़ है मान लिया मैं बना देता हूँ लाल रंग का पेड़ ऐसे, तो ये जो लाल रंग का पेड़ है ना भैया ये पूरा है, तो मुझे यहाँ पर ये प्लस ये की लेंथ निकालनी है। तो आप कहोगे देखो अगर 60 के अपोजिट 100 होता है, ध्यान से देखना, एक्चुअल जो आपको ट्रायंगल मालूम है वो क्या मालूम है, वो मालूम है कि 30 के अपोजिट 1, 60 के अपोजिट √3 और 90 के अपोजिट क्या होता है, 2 होता है, यही मालूम है। 60 के अपोजिट अगर 100 है तो यहाँ क्या होगा, 100/√3 होगा, और अगर ये 100/√3 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, डबल होगी, 200/√3। 30 के अपोजिट जो कुछ भी होता है 90 के अपोजिट उसका डबल होता है। तो आप कहोगे टोटल जो लेंथ आई ये आ गई 300/√3, और 300/√3 का मान जो है वो 100√3 के बराबर है, और 100√3 का मतलब हो गया 100 × 1.73, और 100 × 1.73 कितना हो गया, 173। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 173। ठीक है, तो बस आपको समझना है कि यहाँ निकालना क्या है। यहाँ पर आपको ये परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस की कैलकुलेशन की आपको नीड थी और आसानी से निकाल लिया। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि देखो हम इस ट्राइंगल को ऑलरेडी जानते हैं खैर, लेकिन अगर हम इसके अपोजिट 1 लिखेंगे तो ये 1/√3 बनेगा और ये 2/√3 बनेगा सीधा। ये वैसे तो होता है 1√3 2, लेकिन अगर सबको मैं √3 से डिवाइड कर दूं, यहाँ 1 लिखूंगा तो ये 1/√3 होगा या 2/√3 होगा। अब कुछ नहीं है, ये वैल्यू आपने 100 कर दी, ये 100 कर दिया, तो सारी वैल्यू 100 गुना हो जाएंगी, तो ये 3/√3 × 100 बन जाएगा। तो 3/√3 × 100 कितना हो गया आपका, 100√3, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहां पर होना नहीं चाहिए आपको। ये देखिए कह रहा एक आदमी है वो मिडिल ऑफ द फील्ड में खड़ा होता है, ऑब्जर्व करता है एक उड़ती हुई चिड़िया को नॉर्थ में, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका वो 30 डिग्री है, और 2.5 मिनट के बाद वो ऑब्जर्व करता है कि सेम बर्ड इन द साउथ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। इफ द बर्ड फ्लाइज ऑल अलोंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए हाइट ऑफ दिस, देन इट्स स्पीड इन km/h इज। तो देखो यहाँ पर क्या है कहानी। मैं डायरेक्शन की अगर बात करूं तो मैं एक डायरेक्शन को अगर नॉर्थ मानूंगा तो मुझे ये जानना है कि अपोजिट डायरेक्शन साउथ है और वो इसी स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रही है जैसा उन्होंने बोला है। ठीक है, तो यू कैन क्लियरली विजिबल सी दैट कि ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, लेटर से यहाँ पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ था और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ है, काइंड ऑफ, है ना।
सो देखो यहाँ पर क्या है कि पहले था आपका 30 डिग्री, फिर आपका है 60 डिग्री। तो आई कैन जस्ट इमेजिन लाइक दिस कि ये वैल्यू कुछ ऐसी है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में इसका मूवमेंट है, तो ये उसने मूवमेंट किया है, ये उसने मूवमेंट किया है। और देखो ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री पहले, और ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। आप मुझे बताओ कि अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूं कुछ इस तरीके से लाइक दिस, ये वैल्यू आपकी 30 डिग्री हो जाएगी। यस, ये 30 हो गया और ये 60 हो गया। आपको पता है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड को अगर चेंज करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर हो जाता है। तो ये 60 यहाँ 60, ये 30 यहाँ 30। आपको अब और जो जानकारी दी है वो जरा देखना है कि पहले तो आपको ये दिया हुआ है कि ये हाइट आपको प्रोवाइडेड है, ये हाइट आपको क्या है, प्रोवाइडेड है कि नहीं। yes. कितना दिया हुआ है आपको, 75√3 दिया हुआ है, 75/√3, इसको हम बोल सकते हैं 25√3 भी। ओके, तो ये वैल्यू आपकी 25√3 के बराबर है। स्पीड निकालनी है तो जरा देखो पहले, अब ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, ये डिस्टेंस। तो आपने कहा कि 30 के अपोजिट अगर ये है तो 60 के अपोजिट इसका √3 गुना होगा, तो ये 75 हो गया। 60 के अपोजिट अगर ये है तो 30 के अपोजिट कितना हो गया, ये 25 हो गया। तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर्स। और 100 मीटर्स कितनी दूर में, इन 2.5 मिनट्स, इन 2.5 मिनट्स। ठीक है, 100 मीटर्स इन 2.5 मिनट्स। तो अगर 100 मीटर आपका 2.5 मिनट्स में हो गया दूरी, तो आपको अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड चाहिए तो आप कहोगे ये मुझे कितना बनाना है, 60 बनाना है, तो इसको मुझे 24 से गुणा करना पड़ेगा। तो 24 इंटू 2.5 आप यहाँ करोगे और 2400 मीटर ये बन जाएगा आपका। तो 2400 मीटर इन 1 आवर, तो ये हो गया आपका 2.4 किलोमीटर पर आवर। तो 2.4 kmph आपकी वैल्यू आ गई, ऑप्शन बी। ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी। मेक सेंस, नोबडी शुड हैव एनी कंफ्यूजन। ओके, अब देखो ये जो डायग्राम है आपके सामने, ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड डायग्राम है जिसपे बेस क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम ये है आपका कि ऐसे देखो, आपको दे दिया गया ये आपका हो गया 60 डिग्री और ये हो गया आपका 30 डिग्री। आपने कहा 60 के अपोजिट अगर हम √3 लेंगे तो यहां 30 के अपोजिट √3 है, तो यहां 60 के अपोजिट क्या होगा, 3, और यहां क्या होगा, 1। सो इस पे बेस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, बट हर चीज आपको रटनी नहीं है। वी कैन इजिली ड्रॉ इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे लेट्स से यही सवाल आपका ऐसे आ जाए कि ये वैल्यू आपको बोल दे 45 है और ये वैल्यू आपको बोल दे 30 है, तो आप कहोगे ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तीसरी पॉसिबिलिटी जो आपके सामने आएगी वो ये आएगी कि ये वैल्यू 45 है और ये वैल्यू 60 है, 90 डिग्री। यहां आप कहोगे √3 है, तो ये 1 बनेगा और ये √3 बन जाएगा। नॉट ए प्रॉब्लम। 2400 कैसे आया, देखिए 2.5 मिनट में कोई 100 मीटर जा रहा है, तो आप ऐसे कर लो ना, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस 100 मीटर अपॉन जो टाइम मिनट में दिया हुआ है ना, इस मिनट के टाइम को मैं क्या करने जा रहा हूं, 2.5/60 करके घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये आवर्स हो गया। और ये जो मीटर है इसको आप किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 60/25। यहां से निकाल लो आप, 60/25 आपका हो गया 2.4 kmph। आप क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कहा था कि देखो अगर 2.5 मिनट में इतना जा रहा है तो इसको 24 से गुणा करेंगे तो ये 1 घंटा बन जाएगा। 24 गुना समय मतलब 24 गुना दूरी, इसलिए 2400 मिला, क्योंकि 24 को 2.5 से गुणा करने पे 60 मिल रहा है। Shadow of a flag staff is 3 times as long as the shadow of the flag staff when the sun rays meet the ground at an angle of 60 degree. The angle between the sun rays and the ground at the time of the lengthier shadow. अब देखो ध्यान से एक चीज, अभी इन्होंने बोला है कि अभी जो शैडो है ये 60 डिग्री वाली बात कर रहा है, तो कह रहा है अगर ये शैडो की लेंथ x है, तो कभी ये शैडो की लेंथ ऐसा रहा होगा जो कि 3 गुना होगा, तो ये क्या होगा, 2x होगा। आप मुझे बता दो कि यहां 2x और यहां x कब होता है, जब ये एंगल थीटा क्या हो, 30 डिग्री। आपको ध्यान है कि नहीं कि अगर ये 30 डिग्री होता है तो आप ऐसे बोलते हो कि भैया देखो 60 के अपोजिट √3 है, तो यहां आपका हो जाता है 1
और फिर 30 के अपोजिट अगर √3 है तो ये पूरा क्या हो जाता है 3, तो 3 - 1 कितना बनता है 2। तो अगर ये रेशियो आपका 2:1 है और एक एंगल आपका 60 डिग्री है, दूसरा क्या होता है 30 डिग्री होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया बी। समझ में आई बात कि नहीं? अंतर क्या है दोनों के बीच में, इन पॉइंट के बीच में, ये 2x है क्योंकि ये 3 गुना बोल रहा है क्वेश्चन। तो ये दूरी और ये दूरी कब 3:1 में होती हैं, कब 2:1 में होती हैं? हाँ, और ये 30 डिग्री। बोलो हाँ अगर समझ में आया तो, नहीं आया तो बोलो नहीं आया। यू कैन से नहीं आया समझ में, अगर नहीं आया तो, आ गया तो बोलो आ गया। ओके फाइन, कमेंट करिए, कमेंट करिए, मुझे मिल नहीं रहा है अभी कमेंट आपका। हो सभी कि चले गए कहीं प्लेन देखने, एंगल ऑफ एलिवेशन नाप रहे हो? I'm not getting your comments after 9:18. There is no comment. आप कर नहीं रहे हो या मुझे मिल नहीं रहा है या मेरा कहीं फीड ही नहीं जा रहा है, क्या बात है? रिफ्रेश करूं? रिफ्रेश किया, हाँ अब आया, समझ में आ गया है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर समझ में आ गया तो। The distance between the tops of two buildings of height 28 meter and 73 meter respectively is 51 meter. What will be the distance between the buildings? तो यहाँ एक अलग तरह का सवाल है बट है बड़ा आसान। जो कह रहा है जो टॉप ऑफ 2 बिल्डिंग्स हैं उनकी जो ऊंचाई है वो दिया है, उनके बीच का दूरी दिया है, उनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। ओके ऑलराइट, तो देखो यहां पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक आपको दिया है 28 और एक आपको दिया है 73 और इनके टॉप के बीच की दूरी आपको दिया है 51। तो इसको अगर आप मिलाओगे तो आपको ये 28 है और ये 73 है, इनका सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे ये तो ये वैल्यू आपकी 45 आ जाएगी। ठीक है, जस्ट सी राइट और रॉन्ग, बिकॉज अगर मैं 73 में से 28 माइनस करूंगा तो वैल्यू मेरी कितनी आएगी 45। सो अब बताओ आप इसके बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी मुझे निकालनी है। तो आप कहोगे यह 3 × 17, यह 3 × 15, सो 15, 8 और 17 ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपल होते हैं, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 24। नहीं मैंने 2 गुना नहीं किया गोविंद बाबू, 3 गुना बेस से, उनके बीच में 2 ही गुना होगा ना, 3 गुना बेस से दिया हुआ है। परछाई की लेंथ अगर 3 गुनी है तो आप परछाई की लेंथ कहां से काउंट करोगे, बेस से काउंट करोगे। तो अगर आप उसको बेस से काउंट करोगे ना महाराज, तो उनके दोनों के बीच में जो पॉइंट की दूरी होगी वो 2x ही होगी। ठीक है, तो ये सवाल बहुत सरल है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा के आपका हो जाएगा 24। A kite is flying at a height of 145 meter. The thread attached to it is assumed to be stretched straight and makes an angle of 60 degree with the level ground. The length of the string nearest to a whole number is 60 डिग्री 145। ठीक है, ये लेंथ निकालनी तुमको L। आप कहोगे 30 के अपोजिट 1 होता है तो 60 के अपोजिट √3 होता है, तो यहां पर आपका आता है 2। तो आप कहोगे कि √3 की वैल्यू अगर 145 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू कितना हो गया? ठीक है, 1 का वैल्यू हो गया 145 बटा √3 इंटू 2। अगर मैं 2 की वैल्यू निकालता हूं तो यही लेंथ है। आपसे क्या बोला है, इसके नियरेस्ट वैल्यू आपको निकालनी है। ऑप्शन ये दोनों 2 बहुत करीब है, बाकी दोनों आंसर में खूब अच्छा खासा गैप है। तो ये चीज तो क्लियर है कि मेरा आंसर 145 से ऊपर है क्योंकि 2/√3 1 से बड़ा है, तो ये नहीं है, बट इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन गेट दिस वैल्यू लिटिल फास्टर। ओके, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं इसको लिखूंगा 144 × 2/√3 एक जगह, प्लस 2/√3 अलग कर लूंगा। इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो 145/√3 मिलेगा। ये जो वैल्यू है दिस इज वेरी लेस,
2/1.73 इतना स्मॉल है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, दैट आई नो, लिटिल मोर देन 1। 17 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, मान लिया हम बात करते हैं 17 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, 17 इंटू 12 कितना होता है तुम्हारा, 204 होता है। तो ये जो वैल्यू आने वाली है ये तो अप्रोक्सीमेटली 1.1 के आसपास है लगभग। अब इस पे पूरा फोकस करना है और देखना ये किसके बराबर है। सो 144 जो है आपका, ये 48 इंटू √3 है, तो ये आपका बन जाएगा 96 इंटू √3 प्लस 1.1। नाउ लेट अस कैलकुलेट 96 इंटू 1.73 प्लस 1.1। अब देखो ये जो कैलकुलेशन है ये आपका समय बहुत खा सकती है, इसलिए मैं जो लिखने जा रहा हूं इसको ध्यान से देखना। मैं इसको लिखूंगा 96 इंटू 7/4 मैंने लिखा है जानबूझ के, इसको मैंने 1.75 एज्यूम किया है, लेकिन मैं इसमें -0.02 भी करूंगा ताकि करेक्शन हो जाए। अब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो मिलेगा 24, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू आ जाएगी 168। 24 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया, देखो 168 माइनस 48, 96 दूना 192 होता है, तो ये हो गया 1.92 माइनस में प्लस 1.1। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कैलकुलेशन के हिसाब से, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो 168 में आप क्या कर रहे हो, 0.82 माइनस कर रहे हो, तो ये वैल्यू तुम्हारी 167 के बराबर आएगी। और ये दोनों आंसर बहुत करीब थे भैया, वेरी करीब। तो बट यू कैन सी हियर कि 168 में 1 जुड़ रहा है और 2 के करीब कम हो रहा है, यानी आंसर 168 से कम है, और 168 से कम और उसके करीब क्या है, बी ऑप्शन है। इट्स नॉट 169, डोंट मेक दिस मिस्टेक, द आंसर इज 167। कैलकुलेशन करना पड़ेगा सही से, वरना फंसोगे तुम। समझ में आ रहा है, बोलो हाँ समझ में आया तो। 167 इज द राइट आंसर, नॉट 168। कोविड के केस बढ़ रहे हैं, एग्जाम होगा टाइम पर कि नहीं, तुम्हें अंदर ही अंदर चाहिए कि एग्जाम थोड़ा टले। चंदन झूठ मत बोलना, सच बताओ, क्या तुम चाहते हो तुम्हें थोड़ा और टाइम मिले एग्जाम के लिए? क्या तुम खुश हो कि कोविड बढ़ रहा है और इससे अगर एग्जाम टल जाए तुम्हें ज़्यादा खुशी होगी? ईमानदारी से बोलना, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। मेरी क्लास में बाहर मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक, देखिए कैलकुलेशन मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने ये काम किया कि √3 जो डिनोमिनेटर में ये परेशान कर रहा है, तो मैंने कहा अगर ये 3 का मल्टीपल हो तो बात बने। देखो 5 4 9 1 10 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ 4 कर दूं, 4 4 8 1 9 बनेगा, 3 का मल्टीपल होगा, तो मैंने इसको लिखा 144 प्लस 1। 144 प्लस 1 लिखा तो मैंने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 144 इंटू 2/√3 प्लस 2/√3 है, 2/√3 2/1.73 है, 17 इंटू 12 204 होता है, यानी ये वैल्यू जो है 1.2 से कम होगी, 1.1 के आसपास होगी। ये वैल्यू कैलकुलेशन के लिए गया, ये 48 इंटू 3 है, तो 48 इंटू √3 है, तो √3 एक कट गया, 48 इंटू √3 इंटू 2 इज 96 √3 प्लस 1.1, 96 इंटू 1.73 प्लस 1.1 मैंने किया है, ठीक है। फिर मैंने कहा है कि 1.75, इसको 1.75 माइनस 0.02 लिखोगे तो ये 1.73 के बराबर है। फिर मैंने ये कैलकुलेट किया 168, और 168 से कम आएगा, इसलिए मेरा आंसर 167 होगा और उसके करीब है। ओके, चंदन कह रहा है यस सर, लगता है थोड़ा और टाइम मिल जाए, और मिलेगा नहीं, इसलिए चुपचाप जो है ना तैयारी में लगे रहो। तैयारी कभी पूरी नहीं होती है, किसी की भी कभी नहीं होती। लगता है थोड़ा दिन और मिल जाता तो कितना मज़ा आता। यही बोर्ड एग्जाम में होता था, यही अभी होता है, बट होगा कभी नहीं पूरा। इसलिए जब हो रहा है दे दो, एसएससी का भरोसा नहीं है, टालना शुरू करते हैं तो टालते ही रहते हैं। क्या बोल रहे हैं, बी एट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है पॉइंट ए और बी हैं, वो ए बी डिस्टेंस पर हैं एक टावर के बेस से ऑन ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कौन निकालेगा इसकी हाइट, राइट? कैन यू फाइंड दिस आउट लाइक दैट द वे इट इज रिटन? नो, इस तरह से आंसर नहीं आने वाला है जैसा इन्होंने दिया है। देखो इन्होंने बोला कि ये डिस्टेंस मेरी ए है, मान लेते हैं, ओके,
ये ए है और ये बी है, लेट्स से। रूट ए बी आंसर बनेगा, पर कब बनेगा? जब दिया हो कि इनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो कि यहां नहीं दिया है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो यहां पर लिखो आप एंगल ऑफ एलिवेशंस कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एंगल ऑफ एलिवेशंस कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ओके, तभी तुम्हारा ये रूट ए बी आएगा, और बाकी तो कुछ आना ही नहीं है, तो भूल ही जाओ उसके बारे में। किसी की डिस्टेंस यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है, ये डिस्टेंस की यूनिट नहीं है, इसकी भी डिस्टेंस की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस इनटू समथिंग है, यही डिस्टेंस स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिस्टेंस की यूनिट है। तो आंसर तो बी ही हो सकता है, आंसर तो बी ही हो सकता है। और ये देना चाहिए, ये एडिशन करो कि एंगल ऑफ एलिवेशंस जो हैं आपके वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन आपके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे तो ये सवाल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड वाला सवाल है, नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं अल्फा और बीटा अगर लेंगे तो अल्फा बीटा के टर्म्स में मेरा आंसर आएगा। ठीक है, ये गलत है। ये देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्री आर एक्स एंड वाई। Angle of elevation of the top of a building from the top of bottom of a tree, x and y. The height of the tree is h meters, then the height of the building is। देखो बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है ये भी। ये है और आपको यहाँ दिया हुआ है ये ट्री है तुम्हारा, ट्री की हाइट तुम्हें दिया है h। यहाँ कह रहा है टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन। टॉप ऑफ ए बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्री इज एक्स एंड वाई। तो ये वैल्यू आपकी हो गई x और ये वैल्यू आपकी क्या हो गई y। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको निकालना है। ठीक, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये दूरी तो आपको पता है कि h के ही बराबर है, कोई शंका नहीं है। इतनी दूरी को मान लो y, मान लिया y। ठीक, सो अगर इतनी दूरी को y मान लिया तो आप जरा कैलकुलेशन करते हैं तो आप कहोगे ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, मान लिया मैं लिखता हूं तो ये बनेगा h प्लस वाई इंटू कॉट वाई। अच्छा, इसको y मत लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा, k मान लो। सो h प्लस के इंटू कॉट वाई, और ये दूरी कितनी है तुम्हारी? आप कहोगे k इंटू कॉट एक्स, दोनों बराबर हैं, यस। सो आप कहोगे h प्लस के कॉट वाई बराबर k कॉट एक्स। यहां से k की वैल्यू मिलेगी, निकालो k की वैल्यू। k की वैल्यू हो गई आपकी h कॉट y बटे कॉट x माइनस कॉट y। पर अगर आपको बिल्डिंग की हाइट चाहिए तो आपको निकालना है h प्लस के। h प्लस के अगर आप निकालते हो जो कि बिल्डिंग की हाइट है, तो k जैसे ही जोड़ोगे h इसमें जैसे ही जोड़ोगे सो h कॉट y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा h कॉट x डिवाइडेड बाई कॉट x माइनस कॉट y। दो चीजें समझाता हूं जिससे रिलेशन आपका याद रहे आपको। देखो नीचे जो कॉट x माइनस कॉट y आया है, कॉट क्या होता है 0 से 90 के बीच में लगातार घटता है, मतलब एंगल जब बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी होती है। यहां पर x और y में साफ साफ दिख रहा है कि x y से छोटा है एंगल। x अगर y से छोटा है एंगल में तो कॉट x कॉट y से बड़ा होगा, तो नीचे तो पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए कॉट x माइनस कॉट y लिखना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिए कि ऊपर जो है ये वाला जो एंगल है उसका रोल है कॉट x का, तो h कॉट x आपका बनेगा। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये ऑप्शन आपका कहां दिया है, h कॉट x अपॉन कॉट x माइनस कॉट y यहां दिया हुआ है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर which is given over here. That is the correct answer. All right, make sense? किसी को इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखो x और y को एज्यूम करके भी आंसर हम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह के ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं कि हम 30-60 लेके और इसको सॉल्व कर लें, बट बहुत ज्यादा समय नहीं बचेगा। दो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, आपका समय थोड़ा बच जाएगा। आप x को 30 मान लो, y को 60 मान लो, तो इसको अगर आप 30 और 60 मानोगे तो आपको 30 के अपोजिट 1, तो ये वैल्यू हो गई √3। फिर 60 के अपोजिट आपका, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से,
इस सवाल को अगर आपको ऐसे करना हो कि आपने कहा ये 30 है, इसके अपोजिट अगर 1 मान लें तो यहाँ √3 हो गया, ठीक। फिर आप कहोगे ये अगर 60 है मेरा और ये √3 है तो ये भी लेंथ √3 होगा, तो यहाँ भी 30 के अपोजिट अगर √3 है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। मैं कह रहा हूँ 30 के अपोजिट 1 तो 60 के अपोजिट √3 आ गया। अब अगर ये √3 होगा तो मैं ये कह रहा हूँ ये भी √3 होगा। अब यहाँ 30 के अपोजिट अगर √3 है तो 60 के अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे ये पूरा 3 होगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपकी हाइट कितनी आ गई, 3। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब आप देखो ऑप्शन में जाके कि h की वैल्यू को 2 रखने पे और जो एंगल्स दिए हैं वो रखने पे कहां पर मुझे पूरी हाइट 3 मिलेगी, वही मेरा सही होगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको आंसर मिलेगा सी। वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो। ये कॉट कहां से आ रहा है यार, बेसिक चीज है यार, इसमें मत कंफ्यूज हो। कभी भी आपको अगर ऐसा मैंने बोला है अभी कि ये अगर अल्फा है और ये एच है तो ये वैल्यू एच कॉट अल्फा होती है। फॉर्मूला लगा के देखो ना, कॉट अल्फा बराबर एच अपॉन बेस, तो बेस की वैल्यू होगी एच कॉट अल्फा। तो अगर अल्फा के सामने का साइड आपको दिया है तो ये अल्फा से सटी हुई जो साइड होती है वो एच कॉट अल्फा होती है। हाँ जी, तो चलो आज का समय पूरा होता है। कल हम क्या करेंगे, कल यानी आपकी क्लास होगी, सैटरडे है तो क्या हुआ, क्लास तो लेंगे। कल सुबह आपकी क्लास होगी, उस क्लास में हम ये करेंगे। और आज का दिन बहुत खास है, आपको पता है आज गुड फ्राइडे, फ्राइडे के दिन है। बचपन में जब मुझे पता चला कि गुड फ्राइडे की छुट्टी है, मैं कहा फ्राइडे तो है ही नहीं, आज गुड फ्राइडे की छुट्टी कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या गुड फ्राइडे हमेशा फ्राइडे को होता है, या गुड फ्राइडे फ्राइडे के अलावा भी किसी दिन होता है, जल्दी बताओ। अरे भैया गुड फ्राइडे फ्राइडे के दिन ही होता है। आज 2 अप्रैल है तो मैं मूर्ख नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये जोक था 1 अप्रैल वाला, बट 2 अप्रैल को मैंने मार दिया, लेट हो गया थोड़ा, ठीक है। गुड फ्राइडे इज ऑलवेज ऑन फ्राइडे। हाँ, क्यों होता है, किसी को पता है चीज, सिखाओ मुझे। किसी को मालूम है, ये कह रहा है गुड फ्राइडे क्या होता है। देखो ये अच्छी बात है। क्यों होता है गुड फ्राइडे, एनीबडी नोज इट, प्लीज अपडेट करो। फ्राइडे में ही होता है। हाँ वो तो मैंने बोल ही दिया, मैंने अपना डायलॉग्स जो है ना वो कर दिया, बाद में क्लियर कर दिया आपको कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। घर गए पता लगा पागल पड़े हुए हैं, सर ने ये क्या बोल दिया। कैलेंडर खोल के देख रहे हैं हर साल का कि पिछले साल गुड फ्राइडे फ्राइडे के दिन था या नहीं था। गुड फ्राइडे फ्राइडे को ही होता है। अच्छा ठीक है, क्लैरिटी रखो। ओके, हॉलीडे होती है, कोई हॉलीडे नहीं होती है भैया, हमारी कोई हॉलीडे ही नहीं होती है। ऑल राइट, एनीवे हैव अ ग्रेट टाइम टुडे। इट्स अ गुड फ्राइडे राइट, गुड फ्राइडे। ओके सो मैंने पता है क्या होता है, वेस्टर्न कल्चर में फ्राइडेज को अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। दे डोंट कंसीडर फ्राइडे टू बी गुड एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर में। तो जिस दिन कभी होता है ना कि फ्राइडे को बुरा मानते हैं और 13 तारीख को वहां बुरा मानते हैं, और कई बार ऐसा होता है ना कि फ्राइडे और 13 का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है ना तो बोलते हैं ये सुपर बैड फ्राइडे हो गया भैया, 2 चीजें मिल गई, 13 भी मिल गया फ्राइडे भी मिल गया, बर्बाद। ठीक है। फ्राइडे द 13th बोलते हैं इसको कि ये बहुत अशुभ होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब जिस दिन लोग बोलते हैं कि आज दिन अशुभ है तो मैं उस दिन हर शुभ काम करता हूं, ठीक है। अक्सर मेरे जो काम होते हैं मैं 13 तारीख को ही करता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम है, मैं जानबूझ के उस दिन करता हूं। दिन खराब कैसे हो सकता है, मतलब लेट अस से समबडी इज बॉर्न ऑन 13th, अब बोलो कि यार ये तो दिन ही खराब है, कितनी गलत बात है। हाँ, अगर जो भी ईश्वर है उसको मालूम है कि दिन खराब है तो उस दिन वो कहता कि भैया बच्चे पैदा नहीं होंगे इस दिन,
लेट अस से आज के दिन इस पूरी दुनिया में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा क्योंकि दिन ही खराब है। हाँ जी, तो ना मैं तो भैया यही करता हूँ, 13 तारीख इज बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ओके, आई ऑलवेज यूज दैट डे बिकॉज मेनी पीपल कीप इट फ्री, लेट्स डू देन थिंग्स। जैसे होता नहीं कि लोग कहते हैं बाल नहीं कटाना चाहिए ट्यूसडे को। आई फाउंड ट्यूसडे टू द बेस्ट डे फॉर हेयर कटिंग, क्योंकि नाई की दुकान खाली रहती है, चिल, वो बैठ के चिल मारता रहता है आराम से। उसको पता है मंगलवार को आता हूँ, मंगलवार को पहुंच जाता हूँ, खाली है, कन्वीनियंट फॉर मी। इट्स गुड दैट पीपल डोंट गो देयर ऑन ट्यूसडे, सो आई गो देयर ऑन ट्यूसडे। सो देखो ऐसा हुआ कि व्हेन humanity was born, people came onto this world, there was no Monday, there was no Friday, nobody knew nothing, किसी को कुछ नहीं पता था क्या मंडे है, क्या ट्यूसडे है, क्या फ्राइडे है, क्या एक है, क्या 13 है। तो 13 का जो कन्वेंशन है यार, वो हमने बनाया ना, हमने इसको 1 तारीख माना, तो अगर इसको 1 माना तो इससे 13वां दिन 13 हो गया। अगर यही डिसीजन ये होता कि इसको 1 तारीख मानना है तो 13वां दिन आगे पड़ता 1 दिन। तो ये क्या बकवास है कि 13 अनलकी है, क्या बकवास है भैया। जब कन्वेंशन में तुमने 1 माना, उसके हिसाब से 13 डिसाइड हुआ ना, तो तुम्हारा 1 मानना तुम्हें कैसे पता था कि यही 1 है? बकवास भाई। तुमने कुछ दिन को माना मंडे, तो उसका अगला दिन ट्यूसडे हो गया। अगर तुमने मंडे को 1 दिन पहले माना होता तो ट्यूसडे तो 1 दिन पहले हो जाता ना। तो ये क्या बकवास है, कुछ भी। और हम लोग दिमाग लगाते नहीं कुछ भी। हाँ जी, तो भाई इन चीजों का फायदा उठाओ। कस्टम्स का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ठीक है, बट कस्टम में रीजन करके ना अपनी ये चीजें तो निकाल लो यार, कि अब ये क्या है कि मंगलवार को बाल नहीं कटाने हैं, शनिवार को बाल नहीं कटाने, तो आप उसी दिन कटा लो, खाली रहती है नाई की दुकान, उसको भी थोड़ा बिजनेस मिलेगा, ठीक है। और तुम खाली हो। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, मैं कहता हूं क्योंकि खाली रहता है वो उस दिन, मेरा टाइम बचता है यार, मेरा टाइम बचता है। चलो घर जाओ, कल मिलते हैं सुबह। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सी यू ऑल टुमारो, हैव ए ग्रेट गुड फ्राइडे।